इस इकोनॉमी को अगर आपने स्ट्रक्चर को ठीक करना है ना तो कुछ 4-5 साल लगेंगे। टाइम जो है ना वो एसेंस है, वो टाइम नहीं है इनके पास। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हुकूमत चाहिए, इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैंडेट हो, नीयतें उनकी साफ हो, लोग उन्होंने ठीक लगाए हो और 10 साल का प्रोजेक्ट चला। मतलब फिर मैं ना ही समझूं। ना ही करने वाली बात है। इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस वक्त हमारे दोस्त भी हमसे तंग आ चुके हैं। उन्हें भी पता है आपने वापस नहीं करने। 1996 में पैसे दिए थे वो भी वापस नहीं करने, जो है वो है। अब वो कहते हैं और नहीं देने, भाई हमारे हाथ है, बस दे दिए, हमें पता ही है वापस नहीं आने, अब और नहीं देने। जो 2/3 ऑफ द पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, सूबों की और फेडरल गवर्नमेंट मिला के, वो रिटेंटेंट है। यानी 100 में से 66 लोग जो हैं वो निकाले जा सकते हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी इस तरह देखें तो उधर भी बहुत खर्चे कम होने वाले हैं। जो हुकूमत की प्रेजेंस है ना बिजनेस के अंदर, उसको कम करनी है। और हुकूमत में मिलिट्री भी शामिल है कि मिलिट्री की प्रेजेंस जो रियल स्टेट में है, मिलिट्री की प्रेजेंस जो ट्रांसपोर्टेशन में है, मिलिट्री की प्रेजेंस जो रोड कंस्ट्रक्शन में है, फौज की प्रेजेंस जो है वो बिजली के कारखानों में है। इन जगहों पे हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। आपकी नज़र में प्राइवेटाइजेशन ही हल है इन बड़े इदारों का? यार हुकूमत खुद बैंकरप्ट है, ये कंपनियां बैंकरप्ट है, बैंकरप्ट को कैसे चलाएगा? तो किसी के पैसे वाले को लाओ, ये दे दे यार, कोई को मियां मंशा को दे दे, कोई इसको हुसैन दाऊद को दे दे, अली तबा को दे दे, कोई फवाद अनवर को दे दे, इन सबको दे दें यार। ये पाकिस्तान से इन्होंने कमाया, कम से कम यहाँ लगा ले। मित्तल या अंबानी को नहीं देते? ये नहीं मित्तल अंबानी बनाए ना। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जिसका एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है यहाँ पे, उसने दुबई में जाके टेस्ला गाड़ियां लेके ऊबर पे चला रहा है। वो कौन सा ग्रुप है सर? उसका होम टेक्सटाइल और इस तरह की बड़ा शॉप भी है, बड़ा एक ब्रांड है उनका। तो बात आप बता ही देना सर, इतनी मैंने बता दी, अब आप समझे नहीं। था जो वहाँ पे जाके ऊबर चला रहा है वो यहाँ पे एक डिस्को लेके चला ले यार। में एक ऐसा EFC बना देती है। अब उस विंडो पे जाने की रेस लग गई। आप इस SIFC और इस तरह की चीज़ों से आप मुल्क नहीं चला सकते। आपको पूरे मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है। हमारे मुल्क के जो ताकतवर हलके हैं, ये जो हालिया सिचुएशन हुई है उसके बाद आपको लगते हैं कि वो अब भी अहेड हैं, मतलब उनकी उसी तरह से ग्रिप हैं, वो चाहेंगे तो इस्लाहत हो जाएंगी? देखिए हो तो वही रहा जो वो चाह रहे हैं। अच्छा है या बुरा है ये एक अलग बहस है। आपने अपने चैनल पे वो 8 फरवरी को 154 सीट तक PTI को लेके आए थे। आप ही का चैनल रफ्तार, आप ही यहाँ पे शब्बर को लेके बैठे हुए तो कर रहे थे। बाद में कितनी सीटें निकली? 2/3 मेजोरिटी दूसरों को मिली है ना। जिस तरह वो चला रहे हैं, चल रहा है मुल्क। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बात करना है, आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी बात ठीक करना है, क्योंकि अभी लोगों ने एक वोट डाला, उसके बाद आप कहते हैं कि 154 सीटें उन्हें मिल रही है रात 11 बजे तक, अगले दिन उनकी सीटें 90 रह जाती हैं। तो ये मायूसी और लोगों की बढ़ गई है। अब और लोग डेस्परेट हो गए हैं। इस मायूसी को दूर करना, अगले 1-2 साल के अंदर इकोनॉमी जो है ना वापस चलना शुरू होगी। और जो हमारी पॉलिटिकल मायूसी भी है, मुझे लगता है कि वो भी ख़त्म हो जाएगी और जिस तरह की आप पॉलिटिकल चॉइस आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। बस थोड़ा सा और इंतज़ार। मुल्क और हमारी मईशत एक बार फिर हमेशा की तरह नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। IMF से होने वाले मुआहदे पर सबकी नज़रें हैं, मगर क्या ये डील पाकिस्तान के तमाम माशी मसाइल को हल कर देगी? पाकिस्तान की मईशत के बेसिक प्रॉब्लम्स हैं क्या, जिन्हें हल करना अब नागुज़ीर हो चुका है? आज की पॉडकास्ट में हम इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली खिज़र साहब, जो बिज़नेस रिकॉर्डर के हेड ऑफ रिसर्च हैं और इकॉनमी और बिज़नेस रिलेटेड अमूर के माहिर समझे जाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खिज़र भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं कि वक्त की ज़रूरत थी कि मुल्क में एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनती इलेक्शन के बाद, ताकि वो मुश्किल फ़ैसले लेती और हमारे इकोनॉमिक जो मसाइल हैं उनको हल करती, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत ही कमज़ोर हुकूमत बनी है। आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत हमारे माशी मसाइल को हल कर सकती है? देखिए हुकूमत कमज़ोर बिल्कुल आपकी बनी है और अवाम इनके साथ नहीं है। जबकि आप अगर नंबर्स पे देखें तो तकरीबन 2/3 की मेजॉरिटी आ चुकी है इनकी। और बाकी सूबों में भी इनके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, सारा कुछ है, वो नंबर्स हैं, ये चीज़ों को कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बट क्या ये कर पाएंगे? क्या ये अवाम का प्रेशर ले पाएंगे? क्या ये जो है एक सही सिमत पे जिस तरफ जाना है वो एक स्टेप ले सकेंगे? एक मुश्किल बात है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी को जिस डायरेक्शन में अब जाने की ज़रूरत है, मोटी मोटी बात है कि बहुत मुश्किल फ़ैसले नहीं रह गए। जैसे मुश्किल फ़ैसले हमने पिछले 1-1.5 साल में किए हैं, उससे हम बहुत बेहतर हालात में आ चुके हैं। लेकिन इस इकोनॉमी को अगर आपने स्ट्रक्चर को ठीक करना है ना तो कुछ 4-5 साल लगेंगे। ऐसे आप 2%, 1%, 3% की ग्रोथ पे रहेंगे,
आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन नीचे आएगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी, लोगों के लाइफस्टाइल जो चेंज हो गए हैं वो एडजस्टेड होके रहेंगे, फिर जाके ग्रोथ आएगी। और उसका जो टाइम है ना, एक मोटी मैंने बड़ी मैक्रो पिक्चर बताई है, वो टाइम जो है ना वो एसेंस है, वो टाइम नहीं है इनके पास। वो क्यों टाइम क्यों नहीं है? 5 साल होते हैं सर, टाइम क्यों नहीं? देखिए 5 साल तो हुकूमत के पास है ना, बट ये तो पहले हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि हुकूमत वीक है। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी इस तरह से 2-3 अगर स्टेप लेना चाहिए, कोई डिसीजन लेना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, शायद वो कर पाएँ, बट वो भी एक बड़ा सवाल है, कर पाएंगे कि नहीं। बट चीज़ें जो रहती हैं ना, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, अगर मतलब इकोनॉमी की अगर बेसिक देखें तो प्रोडक्टिविटी का मसला है। प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है ह्यूमन कैपिटल। तो वो ह्यूमन कैपिटल जो है वो आपका प्रोडक्टिव नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, स्किलफुल नहीं है। उसको पढ़ाई स्किल देने का एक प्रोजेक्ट है, वो 20-25 साल का है कि आज जो स्कूल में बच्चा जा रहा है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उससे बड़े पे करें, उस पर करें, वो आहिस्ता आहिस्ता 15 साल 25-30 साल में वो आपको रिजल्ट देगा। इतना टाइम किसी के पास नहीं है और ये काम नहीं हो सका। तो मैं बहुत बड़ी बात कर गया ना। अब अगर उसको थोड़ा हम नीचे ले आते हैं कि आप अगर ये एक आपने इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, अगर आपकी पाकिस्तान के ग्रोथ मॉडल देखते हैं, दैट्स सिंपल। आप पिछले 25-30-40 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ मॉडल, जो ग्रोथ स्पर आए, कैसे आए? ठीक है जी, मैं 70 से पुरानी बात नहीं करता, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर और वो साइज़ वगैरह चेंज हो गया। 80s के अंदर ज़िया साहब के ज़माने में जब आपको पैसे आए, उसके ऊपर जो तालिबान आपने अफ़गान वॉर के ऊपर जो आपने मुजाहिदीन बनाए, ठीक है जी, मुजाहिदीन उसकी सपोर्ट में। फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में 9/11 के बाद जब उन्हें मुजाहिदीन को तालिबान बनाया आपने और उनके खिलाफ लड़े, उसके पैसे आए, फिर डॉलर आए। ठीक है, डॉलर आए। वो डॉलर फिर थोड़ा शॉर्ट स्पैन अगर आप देखें तो ये नवाज शरीफ के ज़माने में एक 2014 के अंदर $1.5 बिलियन आपको सऊदी अरब ने दिया, IMF ने एक बहुत वेवर दे के प्रोग्राम दिया, एक छोटा गोश्त पर नजर आया। फिर इमरान खान के ज़माने में एक कोविड का एक साल आया जहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन हुई, डेट के अंदर भी कुछ आसानियाँ हुई, IMF ने भी पैसे दिए, तो उससे आपने एक छोटा, बिल्कुल एक छोटा सा स्पर्ट लिया। जितने पैसे आए, जितना टाइम आया, स्पर्ट छोटा हुआ, बट वो आपने पैसे आए, उस पैसे को आपने कंजम्पशन पे लगाया और वो चला। आपका इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें मेजॉरिटी आपकी कंजम्पशन है, ठीक है जी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत कम है, यानी उसका फ्लिप साइड आपकी सेविंग्स कम है। तो इन्वेस्टमेंट कम है, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट वो कम है, ठीक है ना। और आप जब कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब पैसे आते हैं, कंजम्पशन बढ़ती है तो इंपोर्ट बढ़ती है, इंपोर्ट बढ़ती है तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है। अब अगर आपने उस तरह का ग्रोथ स्पर लेना है तो आपको शायद अगले 1-2 साल में थोड़े पैसे मिल जाए तो छोटा सा एक स्पर आपको फिर मिल जाएगा 3-4 साल के अंदर, बट वो फिर सस्टेन नहीं कर सकेगा। और अब जिस तरह आप देखें वो ग्रोथ स्पर चलते जा रहे हैं ना, उनका रिटर्न आपका कम होता जा रहा है, नहीं कि वो टाइम शॉर्ट होता जा रहा है, ग्रोथ आपकी इतनी बढ़ती नहीं जा रही। मुशर्रफ साहब के ज़माने में आपने 7% के 3 साल की ग्रोथ देखी थी, फिर आपने इधर 2 साल की फिर आपने 2014-16-17 में थोड़ा बेहतर देखा और ये 21-22 में और भी कम टाइम देखा। तो वो अब आगे और छोटा होता जाएगा। तो आपने उससे निकलना है तो आपने अपनी प्रोडक्शन में एक्सपोर्ट बेस बढ़ानी है। आपने इसी कंजम्पशन में, इसी तनख्वाह के अंदर गुजारा करते वक्त आपने चीज़ें बनानी है जो बाहर एक्सपोर्ट करें। आपने ग्रोथ इस तरह करनी है जैसे इंडिया ने की है, जैसे बांग्लादेश ने की है। आप इंडिया आज से 10 साल पहले चले जाए, बांग्लादेश में आज भी चले जाएं, तो वहाँ के आम आदमी के कंजम्पशन लेवल पाकिस्तान से बुरे हैं। इंडिया में आज फ़र्क आ गया, बांग्लादेश में आज भी बुरे हैं उनके। हमारे यहाँ कंजम्पशन उनसे ज़्यादा है हर तरह की चीज़ में, ठीक है जी, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी में आ गए हैं। अब जब आप प्रोडक्टिविटी में करेंगे, जब उसके डिविडेंड आने शुरू होंगे, तो वो डिविडेंड से आप अपनी कंजम्पशन बढ़ाएं। इस मॉडल पे जा नहीं रहा कोई, और ये जाता मुझे नज़र भी नहीं आ रहा। सो वो एक लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ का मसला है ना, वो सिस्टम से बन नहीं पा रहा, और ख़ासतौर पे इस कमज़ोर हुकूमत से नहीं बन पा रहा। वो आपको चाहिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हुकूमत चाहिए, ठीक है ना, जिसको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैंडेट हो, लोग उसके पीछे खड़े हों, नीयतें उनकी साफ़ हो, लोग उन्होंने ठीक लगाए हों, और 10 साल का प्रोजेक्ट चलाएं। मतलब फिर मैं ना ही समझूं? ना ही करने वाली बात है। तो मतलब आपको वैसे ही लगता है 5 साल चलती नज़र आ रही है आपको?
या पता नहीं कितनी चलती है कितनी नहीं चलती। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो सेम पेज है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सेम पेज है, कि जैसे इमरान खान साहब का जो सेम पेज था उसमें सब इमरान खान थे और यानी पीटीआई थी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, जबकि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज और किसी हद तक ब्यूरोक्रेसी जो है पंजाब की वो दूसरी साइड पे बैठी हुई थी। अब ये है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, ये सब एक पेज पे है, इमरान खान पीटीआई एक पेज साइड पे है। तो अब ये ज़रा पेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट फिर इमरान खान साहब के पास अवाम है। इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस वक्त हमारे दोस्त भी हमसे तंग आ चुके हैं, वो भी पैसे देने को तैयार नहीं है, बल्कि कई जगह से तो पैगाम भी आ गया है कि हम इस बार एड नहीं देंगे, हाँ तिजारत ज़रूर कर लेंगे। यार ये जो दोस्तों से पैसे वाली बात है ना, ये बात जो है मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ से निकलना चाहिए। हमारी जो मैंने आपको पूरी ग्रोथ की एक स्टोरी सुनाई है ना, उस ग्रोथ की स्टोरी के अंदर एक बड़ा जो मसला रहा है कि वो हम अपने दोस्तों से इकॉनमी के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं। और जब ये G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब G2G इन्फ्लुएंसेस कोई डिसीजन होते हैं तो उसके साथ पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं, वो आगे जाके आपको तंग करते हैं। मैं आपको सर हमें वक्ती तौर पे हमें एक आसरा तो मिल जाता था ना, हम एक पैरों पे कुछ वक्त के लिए खड़े तो हो जाते थे। अब तो उन्होंने भी मना कर दिया है, साफ कह दिया कि नो मोर फ्री लंच। देखिए फ्री लंच पहले भी नहीं था। मैं आपको लेट मी गो बैक ऑन दिस सीपैक एग्जांपल। ठीक है जी, सीपैक से भी मैं आपको थोड़ा पीछे चलता हूँ, फिर सीपैक पे आता हूँ। आपको पता है कि सीपैक से पहले पाकिस्तान का बायलैटरल सबसे बड़ा लेंडर कौन था? जापान था। ठीक है, और आपको पता है कि एक ऑटो पॉलिसी आई थी, ठीक है, और जिसमें था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है लोकलाइजेशन करेंगे और जाके हम जो है गाड़ियाँ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। उसमें 3 जापानी जो है आपकी गाड़ियाँ मुल्क में बनती थी। ठीक है जी, और वो 95 में जो थी वो पॉलिसी एक्सपायर होनी थी, फिर 2005 में होनी थी, और बीच में जब भी होने लगती थी, जब भी उसमें कुछ चेंज आने लगता था तो जापान का जो है एम्बेसडर है वो पहुंच जाता था आपके यहाँ, वो आपकी मिनिस्ट्री में पहुंच जाता था, वो इन्फ्लुएंस करता था, वो आपका सबसे बड़ा बायलैटरल लेंडर था। तो वो जापान की गवर्नमेंट, जापान की कंपनियां इन्फ्लुएंस करती थी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग ऑन द ऑटो सेक्टर। अच्छा, क्योंकि हम मकरूज थे, क्या कर सकते हैं। अब लेकिन इतने बड़े मकरूज नहीं थे। अच्छा। अब आ जाते हैं, अब सीपैक आया। अब आज आपको पता है पाकिस्तान का बायलैटरल सबसे बड़ा लेंडर चाइना है, जापान तो बहुत पीछे चला गया। अब सीपैक के अंदर हमने प्रोजेक्ट्स लगाए। 2013 के अंदर हमारे यहाँ बड़ी जो है ना बहुत बड़ा गैप था पावर का, सप्लाई और डिमांड का। अच्छा जी, फिर पावर प्लांट लगना शुरू हुए। अच्छा जी, लगना शुरू हुए तो आपने पहले 3 RLNG के प्लांट लगाए, वो हुकूमत लगाए। फिर आप सीपैक में चले गए, फिर सीपैक के अंदर आपने कोल, इम्पोर्टेड कोल के ऊपर 3 प्रोजेक्ट लगाए। ठीक है जी, फिर आपने हाइडल के ऊपर जो है आप उसमें एक्सटेंशन की, फिर अब आप और भी हाइडल पे काम करें, फिर थर्कोल शुरू हुआ था, वो थर्पोल पे काम शुरू होने लगा। फिर वो जो न्यूक्लियर जो सीपैक से पहले कंसीव हुए थे K2 K3 वो आने लग गए। ठीक है जी, एकदम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लग गए आपने, और वो सारे प्रोजेक्ट IPP फॉर्म में लगे। अच्छा, 3 4 5 प्रोजेक्ट्स के बाद ये ब्रेक लग जानी चाहिए थी, क्योंकि वायबिलिटी नहीं बनती थी इनकी, इतने थोड़े टाइम में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाने की। अच्छा जी, प्रोजेक्ट में अजम्पशन क्या थी कि जी आपकी इस वक्त जो है तकरीबन जो कंजम्पशन है वो 1000 बिलियन एक मतलब जो है 100 बिलियन यूनिट्स की है। ठीक है जी, तो हम जाके 150-180 बिलियन यूनिट्स पे चले जाएंगे अगले 5-7 साल में, और जितनी नई कैपेसिटी आ रही है वो उधर खपत हो जाएगी उसकी। ठीक है जी, आपने ज़ूम किया कि GDP 6% पे ग्रोथ करेगा हर साल और करता रहेगा। ठीक है, आपने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी नहीं है, आपने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान का मैक्रो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है। अगर ये रिस्क, अगर आप प्राइवेट सेक्टर होते, टोटल प्राइवेट टू प्राइवेट वेंचर कर रहे होते, तो आप इस रिस्क को एवेलुएट करते और 4-5 प्रोजेक्ट के बाद किसी प्रोजेक्ट पे को हाथ न डालते। सही। और हमने ट्रांसमिशन लाइन पे भी तो इन्वेस्ट नहीं किया सर। हाँ नहीं, हाँ वो भी नहीं किया। अब आपने जब इतने सारा एकदम प्रोजेक्ट डाल दिए, अब उन प्रोजेक्ट की कैपेसिटी पेमेंट आ रही है। कैपेसिटी पेमेंट जो आपकी 2013-14 में 300 अरब रुपया थी, वो इस वक्त जो है 2200 अरब रुपया हो चुकी है, और अगले 3 सालों में वो आपकी 3500 अरब हो जाएगी।
और ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जितनी 2018 में थी 120 बिलियन यूनिट के करीब, आज भी तकरीबन उतने ही यूनिट है, थोड़े कम ही हो गए हैं। ठीक है जी। तो आपकी बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है क्योंकि आपने जो मुआहदे कर दिए, आपने जो एनर्जी का वो कर दिया, वो सारा मसला आपका है। फिर ट्रांसमिशन लाइन आपने नहीं लगाई। एंड कमिंग टू द पॉइंट, जो G2G बात होती है ना, जो G2G डिसीजन होते हैं ना, उसके ऊपर इकोनॉमिक रैशनल पे फैसला नहीं होता, और फिर बाद में आज वही चीज़ें जो हमें वो मसला कर रही हैं। हमने हमने फिर एक हमने G2G हमने एक वो अब हम कहते हैं कि हम UAE के साथ कुछ कर देंगे। तो जब वो करेंगे को 3 साल 5 साल बाद, वो जिस तरह आपको आज सीपैक की ये चीज़ें चुभ रही हैं, क्योंकि सीपैक एक अच्छी नीयत से आया था, चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में नहीं है, बट टू मच इंफ्रास्ट्रक्चर इन वन एरिया एंड इन टू लिटिल टाइम, और बाकी जगहों पे उसका ना लगना, वो डिसीजन ठीक नहीं थे। और वो प्राइवेट सेक्टर को अगर ये दिया जाता भाई आपने पावर प्रोजेक्ट लगाने, तो वो कभी ऐसे ना करता। इसलिए मैं ये G2G से दोस्तों के ऊपर रह के नहीं करना। आपने अपने माहौल को, अगेन फिर 5-7 साल का जो प्रोग्राम है ना, आपने अपने माहौल को ठीक करना ताकि इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टमेंट विद इन द कंट्री लोग बेचें, और इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द पाकिस्तान भी करें। अगर हम दोस्तों से अगर हम कर्ज नहीं लेंगे तो फिर हमें ओपन मार्केट से लेना पड़ेगा। वहाँ तो सर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये फिर हमारे लिए बेहतर नहीं है कि हम दोस्तों के पास ही चले जाएं? नहीं दोस्तों, देखिए अब हम नया कर्ज हम ले ही नहीं रहे। आपको देखिए सर लेना तो पड़ेगा ना, हमें अगले 5 साल में तकरीबन 60-70 अरब डॉलर चाहिए मेरा ख्याल है हमें वापस। देखिए जो हमने जितने वापस देने हैं, बहुत सारे उसमें से रोल ओवर होने हैं। आप अगर ये देखें, जो आपने 60-70 अरब है ना, उसमें से तकरीबन 12 से 15 अरब हर साल रोल ओवर करने हैं। कम से कम चले 10 तो रोल ओवर होने हैं। तो अब पहले साल अगर 25 है तो उसमें से 10 रोल ओवर होने, 15 रह गए। अगले साल अगर 22 है, 10 रोल ओवर होने हैं, तो वो 10 और वो हमने का मतलब पहले 25 कर लें, तो अगले साल 22 में से 10 निकलने हैं, फिर 10 निकलने हैं। तो वो आप 3 दफ़ा काउंटिंग कर रहे हैं, तो उसको ना करें। और वो जो रोल ओवर होने हैं वो आपने वापस नहीं करने। जो आपके पास चाइनीज़ ने पैसे रखे हुए हैं डिपॉजिट, जो आपको सऊदी अरब ने डिपॉजिट रखे हैं, जो UAE ने डिपॉजिट रखे हुए हैं, जो कतर ने डिपॉजिट रखे हैं, वो आपने वापस नहीं करने। उन्हें भी पता है आपने वापस नहीं करने। 1996 में पैसे दिए थे, वो भी वापस नहीं करने। जो हैं वो है। अब वो कहते हैं और नहीं देने, भाई हमारे हाथ है, बस दे दिए, हमें पता है ये वापस नहीं आने, अब और नहीं देने। सही है, ठीक है ना, तो और नहीं आने। और वो जो इन्वेस्टमेंट भी आनी है, मैं बताऊं वो कैसे आएगी। आप इजिप्ट में देखें कैसे आ रही है। इजिप्ट में उन्होंने UAE ने वहाँ पे उनसे ज़मीन ली, वो उसका वो जो आइलैंड का सारा है, ठीक है जी, वो, और उसमें कुछ पैसे 11 बिलियन डॉलर ऐसे हैं जो कि उन्होंने ऑलरेडी डिपॉजिट दिए हैं, वो इधर ही रखने हैं, और उसके आगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमारे भी कोई 8.7 बिलियन डॉलर है UAE के, सऊदी अरब के और कुवैत के, तो वो भी ऐसे ही इस्तेमाल होंगे। और पैसे नहीं आने, और हमें अब वो डेट उस तरह चाहिए। अब मार्केट डेट हमारा 1 बिलियन निकल रहा है ना, बस ये एक निकलेगा। इसको हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ADB इधर उधर से थोड़ा सा कोई इधर उधर से दे के कर देगा, वरना हमारा डेट बढ़ नहीं रहा। अब फॉरेन डेट की बात हो रही है, फॉरेन डेट हमारा बढ़ नहीं रहा, और फॉरेन डेट इनफैक्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। प्रॉब्लम है वो डोमेस्टिक डेट बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और उसकी मनी प्रिंटिंग होती जा रही है। वो अनवाइंड करते करते इन्फ्लेशन आपके कई साल लगेगी उतरने से। और ये फॉरेन डेट चूंकि आपका नहीं बढ़ रहा और ये कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरह से वो पोर्शन डोमेस्टिक डेट पे बढ़ता जाएगा और मनी प्रिंटिंग करता रहेगा और इन्फ्लेशन और आती रहेगी। आपको फॉरेन डेट इसलिए चाहिए बाहर से, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए कि वो जब पैसे आपके आएंगे तो आप अपने PKR की बोरिंग को थोड़ा सख्त बैक करोगे स्टेट बैंक के पास, वो रुपी लिक्विडिटी कम होगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगी उसकी। तो सर हम ये डोमेस्टिक डेट का क्या करें फिर? ये कैसे, मतलब बात तो यही है ना कि कान उधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, मतलब बर्डन तो आवाम पे ही डल रहा है ना। डोमेस्टिक डेट है, नोट छप रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो फंस तो आवाम ही रही है। इसका क्या करें? हुकूमत का साइज कम करें। अच्छा। आपके हमारे जो एक्स स्टेट बैंक गवर्नर हैं, ठीक है जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था डॉन के अंदर, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो 2/3 ऑफ द पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, सूबों की और फेडरल गवर्नमेंट मिला के, वो रिटेंटेंट है। यानी 100 में से 66 लोग जो हैं वो निकाले जा सकते हैं। अच्छा। ज़रूरत से ज़्यादा है। आप किसी सरकारी दफ्तर गए हैं कभी? हाँ, जाना हुआ है। अच्छा, कभी आप किसी सरकारी दफ्तर जाएं, किसी सेक्रेटरी के दफ्तर जाएं, ठीक है जी, वहाँ पे उसके बाद जो स्टाफ होगे ना, 6-8 लोग बैठे होते हैं मुख्तलिफ कमरों के अंदर। कभी प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो एक सेक्रेटरी होता है और वो 6-8 जो है ना मैनेजमेंट के लोगों को वो डील कर रहा होता है।
ठीक है ना। तो इस तरह से करते करते बहुत ज़्यादा वो और लोग पड़े हुए हैं। तो उस हुकूमत के साइज़ को कम करना है, फिर उस उन लोगों की जो पेंशन जा रही है उसको फंड करना है, ठीक है ना। ये एक बड़ा मुश्किल जॉब है, ये आसान नहीं है, ये करना है। फिर क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स बेहतर करनी है। आप हुकूमत में जाते हैं, 8 बंदे जो बैठे होते हैं, वो एक बंदे का काम भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो आपस में पॉलिटिक्स कर रहे थे। एक बंदा यहाँ पे वो उन 8 से बेहतर काम कर रहा होता है एट द टाइम्स। तो ये इस सारे स्ट्रक्चर को ठीक करना ये आसान नहीं है, खर्चे कम करने हैं आपने, ठीक है जी। ये खर्चा कम करना ये होता है। सही। फिर खर्चा कम करना होता है कि जो बेशुमार किस्म के डुप्लीकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जो पर्क्स हैं, उनके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको कम करना है। फिर आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी इस तरह देखें तो उधर भी बहुत खर्चे कम होने वाले हैं। तो सिविल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, सूबे हों या फेडरल गवर्नमेंट हो, इस सब जगह पे आपको खर्चे कम करने की ज़रूरत है। और बाकी प्राइवेटाइजेशन तो पता है, ये PIA और PSM और इन सब चीज़ों से तो आपको पता ही है क्या चांद चुरानी है, बट ये दूसरी अंदर की चीज़ें बहुत ज़रूरी है करनी। तो सर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे कम करने से मतलब ये है कि हमें उनका बजट कम करना चाहिए, जो उनका मेन बजट है वो कट ऑफ करना चाहिए, वो इशू है आपको लगता है? देखिए, मेन बजट ज़ाहिर है, जब आप खर्चे कम करेंगे तो बजट तो कम ही होगा। हमें तो उस बजट की डिटेल्स नहीं पता ना, क्योंकि वो डिटेल्स हमारे साथ शेयर नहीं की जाती। जाहिर बात है, आप जब अंदर से खर्चे कम करेंगे तो मेन बजट भी कम होगा। और ये मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा, ये मैं कह रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड आपको करना है। फिर वो जैसे वो अक्सर वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो कैसे बंगाली, वो कहते हैं कि जी आपका जो नॉन कॉम्बैट एक्सपेंस है वो बड़ा अच्छा कहते हैं। मेरी पॉडकास्ट में, हाँ, आपकी पॉडकास्ट में भी उन्होंने कहा है। तो उस तरह की चीज़ें आप करें उन चीज़ों को, वो करें। फिर और दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत की प्रेजेंस है ना बिजनेस के अंदर, उसको कम करनी है ताकि एफिशिएंसी लाए। और हुकूमत में मिलिट्री भी शामिल है कि मिलिट्री की प्रेजेंस जो रियल एस्टेट में है, मिलिट्री की प्रेजेंस जो ट्रांसपोर्टेशन में है, मिलिट्री की प्रेजेंस जो रोड कंस्ट्रक्शन में है, और हुकूमत की प्रेजेंस इन सारी चीज़ों में है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए। मिलिट्री और हुकूमत की प्रेजेंस जैसे फर्टिलाइज़र में है, फ़ौज की प्रेजेंस जो है वो बिजली के कारखानों में है, बिजली की तरसली में जो डिस्कोज हैं उसके अंदर है। इन जगहों पे हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इज़ ऑलवेज एफिशिएंट देन द पब्लिक सेक्टर। आप अपनी इन्वेस्टमेंट रखें। मैं ये नहीं कहता फौजी फाउंडेशन की इन्वेस्टमेंट खत्म करे, वो इन्वेस्टमेंट करे, वो इससे 4 गुना रिटर्न बनाएगा। वो प्राइवेट हाथ में दे देगा, इससे 4 गुना रिटर्न बनाएगा। आपने ये बैंक जो हैं 1992 से प्राइवेटाइज करना शुरू किए थे, ठीक है। आज भी कुछ बैंक्स के अंदर हुकूमत की वो जो होल्डिंग्स हैं, हुकूमत अच्छे पैसे बना रही है उस पर। आज भी वो रखे, हमेशा से रखे, ना छोड़े अपने से। मैनेजमेंट उनको 26% दे, मैनेजमेंट दे दे प्राइवेट सेक्टर में। पीछे आप जो भी रखेंगे 20 साल बाद आपके इंस्टीट्यूशन के लोग भी आपको दुआएं देंगे कि यार हमें ज़्यादा अच्छे पैसे मिल रहे हैं। हाँ, उसमें ये नहीं होगा कि पैटर्नेज होगा कि रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे नौकरी मिलेगी, और वो होना भी नहीं चाहिए यार। अच्छा खिज़र भाई, आपने कहा कि हमें अपने ख़र्चे कम करने होंगे, आपने हुकूमती अखराजात की बात की। तो सर 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अख्तियारात चले गए, हमारी फेडरल गवर्नमेंट का साइज़ जो है वो कम होना चाहिए था क्योंकि अख्तियारात वहाँ चले गए सारे। यहाँ पे उल्टा देखने में आया कि हमारी फेडरल हुकूमत का साइज़ बढ़ गया। ठीक है, जब बढ़ गया तो जाहिर सी बात है खर्चे भी बढ़ गए। ये सर क्या लॉजिक है? फेडरल के पास करने को कुछ नहीं है और हुकूमत का साइज़ और एम्प्लॉयज़ का साइज़ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। 18वीं तरमीम के बाद आपने जब पैसे सूबों को ज़्यादा दिए तो साथ आपने कहा कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये डिवॉल्व होकर उधर जाएंगे। वहाँ पे जाके वो दफ्तर बन गए, वहाँ पे सब कुछ हो गया। यहाँ के दफ्तर बंद नहीं हो क्योंकि वहाँ पे सेक्रेटरी ने रहना है, वहाँ पे उसके स्टाफ ने रहना है, उन सबको वो अमराज चाहिए, तो वो उसको बंद नहीं होने देते। फिर जब हुकूमत आती है तो किसी ना किसी तरह की कोलेशन अक्सर बनी होती है। ये है पार्टनर, वो पार्टनर है, इसको मिनिस्ट्री देनी है, उसको मिनिस्ट्री देनी है। फिर आपकी अपनी पार्टी का हर आदमी चाहता है मुझे मिनिस्ट्री देनी है, तो वो मिनिस्ट्रियाँ रहेंगी, वो मिनिस्ट्रियाँ भी मिलती रहेंगी, नीचे सेक्रेटरी भी एक बनता रहेगा, उसका स्टाफ भी जिंदा रहेगा। तो वो सब खुश हैं उसमें, वो उसको ख़त्म ही नहीं करते और वो बढ़ता जा रहा है, जबकि नीचे भी बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से जो पीछे बात हुई थी कि जो है 66% एक्सेस है, इन सब चीज़ों की वजह से है। और वहाँ पे सूबों में भी बहुत ज़्यादा हो गया है, सूबों में भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, सूबों में भी बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हो रही हैं। ये आपने देखा है जी कि 90 की दिहाई में आप अपने बड़ों को ये देखें ना, फलां PIA में काम करता था, फलां स्टील मिल में काम करता है, फलां रेलवेज में काम करता है, फलां इसमें करता है, वो जी वो सरकारी नौकरी लग गई, बस अब वहाँ से रिटायर होकर निकलेगा और सब कुछ होगा। ये होता था ना, हर किसी को लग जाती थी।
अब आगे जाके अभी पिछले कुछ 10-15 सालों के अंदर, खासतौर पे पिछले 10 सालों के अंदर इनके अंदर जो है वो मतलब ये तो ब्लीडिंग होने लगी, इनके अंदर उस तरह नौकरियां ना निकलने लगी, ठीक है ना। अब वो नौकरियां किधर गई? सूबों के पास ज़्यादा पैसे आ गए, सूबों ने ये डिपार्टमेंट खोला, वो डिपार्टमेंट खोला, इसको नौकरी, उसको नौकरी, इसको नौकरी, वो नौकरियां भी चलती गई, वो नौकरियां। और फिर नौकरियां जब चलती हैं ना तो बड़े मज़े की बात होती है कि आए जनाब ये साहब आ गए, आपके इन्हें नौकरी चाहिए, मैं जो मिनिस्टर हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, आपने मुझे कहा कि यार मेरा ये फलाना भांजा है, ये इसको नौकरी दे दें। अच्छा आता है क्या? कुछ नहीं आता, नौकरी दे दी, नौकरी दे दी। वो जनाब नौकरी उसको मिल गई, वो कभी तनख्वाह लेने आता है, 2-4 दिन आता है, फिर अपना साथ दूसरा भी कोई कारोबार कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में है। 2-3 साल बाद को मौका आया तो आपने उसको परमानेंट कर दिया, परमानेंट कर दिया। अब परमानेंट कर दिया, उसके बाद वो रहेगा नौकरी पे, चाहे वो काम करे कहीं और करे, करता रहेगा। 60 साल की उम्र में वो रिटायर हुआ, उसको पेंशन मिलने लग गई। 80 साल की उम्र में वो मरा तो उसकी बेवा जो थी उसको पेंशन मिलती रही। 15 साल उसकी बेवा जिंदा रही, उसको पेंशन मिलती रही। वो मरी तो उसकी कोई बेटी अगर शादी के बगैर है या वो बेवा है तो उसको पेंशन मिलती रही। तो वो बंदा जिसको आपने नौकरी दी थी 25 साल, वो फिर उसके बाद उसके वो 40 साल बाद उसके ख़ानदान वाले पेंशन लेते रहे। तो वो अब वो आपने वो इतने यहाँ पे ऐसी चीज़ें निकाल दी हैं, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? ये प्रॉब्लम है, इसको आसान नहीं है ठीक करना। अच्छा खिदर भाई ये बताएं कि NFC अवार्ड भी मसला है। देखें जब 18वीं तरमीम हुई थी तो हमने बड़ी सेलिब्रेशन की थी कि हमने एक अचीवमेंट वो कर ली, मगर अब उसी के ऊपर दोबारा उंगलियां उठ रही हैं कि यार इसी की वजह से अब बहुत सारे मसले क्रिएट हो रहे हैं। फिर अब NFC अवार्ड के ऊपर भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीज़ें वाकई मसला हैं और इनको दोबारा तरमीम करके नॉर्मल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए पाकिस्तान के अंदर ना एक 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 प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक फिस्कल इशू है कि सूबे जो होते हैं ना वो उनके पास जितने खर्चे हैं वो कम हैं और जो रेवेन्यूज़ आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और 18वीं तरमीम के बाद ये गैप बढ़ गया है, ठीक है। वो 7th NFC वार्ड के बाद ये गैप बढ़ गया है कि उनके पास रेवेन्यू का स्पेंडिंग ज़्यादा आता है और उनके खर्चे इतने नहीं बढ़े, क्योंकि किसी किस्म की सब्सिडी या आपने बिजली की और किसी किस्म का डेट इधर उधर का वो सारा फेडरल लेता है, सूबा इतना ज़्यादा नहीं करता। तो उसको और सूबे को जब 18th अमेंडमेंट हुई थी और 7th NFC वार्ड हुआ था कि सूबों को भी जिम्मेदारी जाएगी, सूबे अपने रेवेन्यूज़ भी जनरेट करेंगे और सूबे फिर ये क्या करेंगे, अपनी सर्विस डिलीवरी बेहतर करेंगे और डिवॉल्व करके 3rd ईयर पे चले जाएंगे। अब मुझे बताइए कि 18वीं तरमीम और 7th NFC वार्ड के बाद सिंध को ज़्यादा पैसे मिले? बिल्कुल। कराची में क्या पैसे वो लगे नज़र आते हैं आपको? हाल तो बुरे से बुरा ही होता जा रहा है। लाहौर में नज़र आते हैं ना? लाहौर में कदरे बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी डेवलप। लाहौर में नज़र आते हैं। बिल्कुल। अब ये 2 मिसालें हैं। अब यहाँ पे सिंध में 18वीं तरमीम के बाद से आज तक, तो सर ये तो गवर्नेंस का मसला हुआ ना? नहीं, इट्स पॉलिटिकल इशू। सिंध में 18वीं तरमीम के बाद आज तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कराची में, हैदराबाद में कम है, इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा है और वहाँ से जीत के इधर आ जाती है। तो वो उधर पैसे लगाएगी, उधर स्पेंड करेगी, इधर कम करेगी। गवर्नेंस करप्शन एक सेकेंडरी चीज़ है, बट ये हो रहा है, ठीक है जी। या यहाँ पे करप्शन ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे स्पेंड ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, पंजाब के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसमें हुकूमत रही एक लाहौर शहर से निकलने वाले की, और इवन PTI के वक्त में भी जो थी वो मतलब इमरान खान साहब भी और PTI की सपोर्ट भी लाहौर और सेंट्रल पंजाब से ही निकलती थी। तो 2008 से 18 तक के दरमियान में पंजाब का जो डेवलपमेंट बजट था उसका 50% तकरीबन लाहौर में लगा, एट द एक्सपेंस ऑफ जो है आपका भक्कर, एट द एक्सपेंस ऑफ आपका जो है साउथ पंजाब के बाकी शहर, ठीक है जी। साउथ पंजाब के जो छोटे छोटे शहर हैं उन शहरों के अंदर उस तरह स्पेंड नहीं हुआ, पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे लाहौर में बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ। तो लाहौर, मैं लाहौर से हूँ तो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, मैं उसको बड़ा इंजॉय भी करता हूँ, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ बाकी पंजाब में उस तरह स्पेंड नहीं हुआ क्योंकि पैसे ज़्यादा लगे। ऑन दी अदर हैंड सिंध में उल्टा हुआ। तो इसका तरीका क्या था कि 18th अमेंडमेंट के बाद अगला स्टेप ये था कि आप रिवॉल्व करते, 3rd ईयर आते, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर स्ट्रांग होते। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं हुए, जिसकी जहाँ पे वोट बेस है वो वहाँ पे स्पेंड कर रहा है, दूसरी जगह नहीं कर रहा। एक तो ये इशू आ गया। ऊपर से आपके पास पैसे अब ज़्यादा आ गए हैं लेकिन आपके पास खर्चा नहीं है,
अब खर्चा जो है, अब फेडरल गवर्नमेंट में डेट का खर्चा है। अब एक तरीका ये है कि भाई आप इसको पैसे कम कर दो, वो तो आप कर नहीं सकते क्योंकि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और होना भी नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि 18वीं तरमीम और 7th NFC अवार्ड के बाद जो ट्रांजिशन हुई थी उस ट्रांजिशन को कंप्लीट करें, क्योंकि डेवोल्यूशन जो है इन प्रिंसिपली अच्छी चीज़ है, लेकिन उनको आपने अब एक तो आपने उनको एक्सपेंस देना है बिजली के, और जो डेट है इसके खर्चे उनके हाथ में देने हैं, एक तो ये आपने करना है। दूसरा ये है कि आपने वहाँ पे 3rd टियर को इम्प्लीमेंट करना है, और जब उनके पास खर्चे ज़्यादा आएंगे तो जहाँ पे उनके रेवेन्यूज जनरेट हो सकते हैं, जहाँ से नहीं हो रहे, जैसे वो GST ऑन सर्विसेज तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स, लैंड टैक्स, यार लैंड से कितना टैक्स ले सकते हैं? ठीक है जी, लैंड सर्विसेज पर नहीं है, सर्विसेज पे बहुत कम टैक्स है, कलेक्ट करती नहीं सिंध गवर्नमेंट। क्यों नहीं? अब बात यह है ना कि अब सर्विसेज का क्या साइज है आपका GDP में? 50% से ज़्यादा साइज है ना, ठीक है जी। और सर्विसेज का GST कलेक्शन, टोटल GST कलेक्शन का कितना है? 15-18% है। तो बाकी तो GST ऑन गुड्स आता है, तो सर्विसेज में बहुत रूम है, और वो सिंध गवर्नमेंट नहीं करती या फिर पंजाब गवर्नमेंट नहीं करती क्योंकि किसी का इंसेंटिव नहीं है, पैसा वफाक से आ जाता है, क्या जरूरत है। और दूसरा अगर जब करना हो तो उसमें जो फाइलर है ना उसके लिए बड़ी मुश्किल है कि भाई सर्विस ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, टर्मिनेट किधर हो रही है। ठीक है जी, आपने एक जो है ब्रोकेज हाउस है आपका, ठीक है जी, उसमें एक आप वो कराची में उसका दफ्तर है, उसका एक ऑफिस लाहौर में है, ठीक है जी। अब लाहौर से जो क्लाइंट आ रहा है वो आप इधर टैक्स दोगे उधर दोगे, किस तरह करोगे? ये एक ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन का एक फ़र्क आ जाता है, बहुत सारी कंपनियों में आ जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन फिर एक जगह का रेट 13% है, एक का कोई 14% है, एक का 16% है, एक का 17% है, मल्टीप्लिकेशन है। फिर उसके बाद बहुत सारे आपको वो देने हैं जो है रिटर्न्स फाइल करने। मेरे ख्याल में उसकी सर्विसेज की और गुड्स की एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए जो कलेक्ट करनी चाहिए मुल्क के लेवल पे, बाकी ये पॉलिसी लेवल पे अपना सूबे अपने जो भी कंसेशन है थोड़े बहुत देते रहें। और दूसरा, सूबे को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर और स्पेशली लैंड के ऊपर। और फिर लोकल टैक्सेस होते हैं, कौंसल लेवल टैक्सेस होते हैं। आपने भाई गार्बेज अगर आपने अपने शहर का या अपने मोहल्ले का करवाना है साहब, तो उसके टैक्स होने चाहिए। आपने जो वहाँ पे वो सीवरेज की लाइन और ये काम करानी है उसका वहीं से टैक्स लेना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं जो म्यूनसिपैलिटी लेवल पे टैक्सेस होते हैं वो लेने चाहिए। फिर म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड्स होने चाहिए, उसके अंदर से प्राइवेट सेक्टर निकलेगा, प्राइवेट सेक्टर का इंसेंटिव भी निकलेगा और पब्लिक की तरफ से फाइनेंसिंग भी आएगी। ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं हो पा रही, और ये होगी। और ये कराची के ही लोग करने चाहिए, और पंजाब के कई टुकड़े होने चाहिए। सिंध में आपके पास एक से ज़्यादा सूबे होने चाहिए, कम से कम कराची हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेटिवली सेपरेट होना चाहिए, कराची बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। और पंजाब में भी 4-5 सूबे कम से कम चाहिए आपको। भाई पंजाब की इस वक्त आपको पता है पॉपुलेशन कितनी है? 120 मिलियन के करीब है। आपको पता है दुनिया में कितने मुल्कों की पॉपुलेशन इससे ज़्यादा है? पाकिस्तान निकाल के सिर्फ 9 मुल्क हैं जो इसकी पॉपुलेशन 120 मिलियन से ज़्यादा है। दुनिया में 9 मुल्क इस पंजाब से बड़े हैं यार। ये क्या डेवोल्यूशन है? इसको डेवोल्यूशन कहते हैं आप? इसके नीचे तो आप डेवोल्यूशन तो अभी आपने की नहीं ना, वो तो करे ना। हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स भी देखें ना, 18वीं तरमीम के बाद 7th NFC अवार्ड के बाद जो है तो क्या हो गई थी आपकी कि जी सिंध में आप हैं, पंजाब में हम हैं, और हम अपना अपना करेंगे और मिलके चलेंगे। फिर बीच में PTI आ गई जिसने गंद डाल दिया इनके सारे उसमें, ठीक है ना, फिर वापस आ गए हैं। बट ये इतना, ये तुम्हारा, ये हमारा, हम यहाँ पे अपनी ग्राउंड है, हमने पक्के कर लिए हैं, यहाँ पे ये कैश काउज हैं, इधर चलेंगे, सेंटर के अंदर चलो लड़ते हैं, ठीक है ना। अब अपने कैश का उसको आप आगे ट्रांसफर करें भी लोकल लेवल पे, लोगों पे लेके आए, वो तो नहीं चल रहा। अच्छा खिज़र भाई, ले देकर हमारे पास एक ही आसरा बचा है और वो है IMF का आसरा। तो सर अगर IMF से डील हो जाती है तो इससे इंटरेस्ट रेट और महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारी डील हुई थी तो गरीब के तो आंसू निकल आए थे, बिजली इतनी महंगी हो गई, गैस इतनी महंगी हो गई। तो इस बार अगर ये फाइनलाइज हो जाती है तो फिर क्या होगा? अच्छा, अगर IMF से डील ना होना तो महंगाई पे और इंटरेस्ट रेट पे और एक्सचेंज रेट पे ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये देखें, जब IMF से हमारी डील नहीं हो रही थी, ठीक है ना, पिछले साल जब वो तो उसकी वजह से डॉलर किस तरह डॉलराइजेशन हो रही थी। तो IMF की डील इस वक्त हो जाती है, जो कि इस वक्त तो ये रिव्यू है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये तो कल ही आपके पास आजकल में उसका आ जाएगा। तो इसके बाद जो आपका अगला प्रोग्राम है उसके ऊपर हम बात हो रही है, और वो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं वो प्रोग्राम हमारा होगा और हमारी डील उसमें साइन हो जाएगी।
अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ठीक है, हमारी हुकूमत भी चाहती है, IMF भी चाहती है कि ये डील हो जाए। तो ये डील जब हो जाएगी ना तो थोड़ी सी आपकी चीज़ें और स्टेबल होंगी और आपकी करेंसी में और आपकी अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर बाहर से और तरह के इन्फ्लोज आने शुरू होंगे। ठीक है, जो आपके PKR के लिए जो है ना वो एक अच्छी 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 वो बात आएगी। अभी ये है कि PKR पे लोग कुछ कहते हैं कि जी PKR को थोड़ा डिप्रिशिएट होना चाहिए, कि जो हमारा रियर जो है वो ब्लूमबर्ग के ऊपर वो कहीं 109, JP मॉर्गन का 109 पे है, कोई दूसरा रियर 104-5 पे है, तो हमें को 5-7% डिप्रिशिएट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बट मेरे ख्याल में इस वक्त हमें मार्केट के अंदर कोई डिप्रिसिएशन की कोई ज़रूरत समझ नहीं आती है। ये डिप्रिसिएशन आपकी जो होती है ना सप्लाई डिमांड के ऊपर बहुत एक डिपेंडेंट होती है। आप इस वक्त इंपोर्ट डिमांड आपकी बहुत कम हो चुकी हुई है। इस वक्त आप जो गाड़ियाँ बिक रही हैं वो 30% है 2022 में। 2022 के अंदर हमारे पास जो गाड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा बिक रही थी। 23 के अंदर जो हुआ कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए तो हमने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दी। हमने कहा कि जी 50% जो 22 के अंदर जो गाड़ियाँ बिकी थी 23 में उससे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं बेचती। मैं फिस्कल ईयर की बात कर रहा हूँ। अब हम फिस्कल ईयर 24 में बैठे हुए हैं। फिस्कल ईयर 24 के 8 महीने के अंदर जो गाड़ियाँ बिकी हैं वो 70% कम है 2022 के 8 महीने के अंदर, और 2023 के अंदर हमने 50% पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, यानी कि उससे तो हम नीचे आ गए, हमें रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। यही हाल अब स्टील का देखे, स्टील का भी यही हाल है। रीबार स्टील की कंपनियां इस वक्त आपकी बैंकरप्ट हो रही हैं, एक आपकी जो है रिस्ट्रक्चरिंग में चली गई है, दूसरी भी आने वाली है। ठीक है, और यही हाल आपका मोटरसाइकिलों का और बहुत सारी और चीज़ों का है। तो और डिमांड कम हो गई है, लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, लोगों ने अपनी चीज़ें स्क्वीज़ कर दी हैं। फैसल अगर पहले को फॉरेन टूर करता था साल में एक, तो शायद अब सोच रहा होगा ना करे। साल में 2 करता था तो 1 कर रहा होगा, अब 2 साल में वरना 1 कर रहा होगा। ठीक है जी। और इसके अलावा फैसल अगर कोई नई गाड़ी लेना चाह रहा था तो वो सोच रहा होगा यार मैं कहाँ से वो गाड़ी लूँ, मैं नहीं करता। फैसल ने कोई नया मोबाइल लेना होगा, आईफोन, वो सोच रहा होगा यार मैं पुराने फ़ोन पे ही गुजारा कर लूँ, नया फ़ोन बड़ा महंगा है। तो लोगों की जो है ना खर्चे कम हो गए हैं। इस तरह से हर इनकम लेवल पे खर्चे कम होते हैं। जो आपका ये जो नीचे ये बाकी स्टाफ बैठे है वो कह रहा होगा मैं थोड़ी सी चाय कम पी लूँ, ठीक है जी, और चीज़ों पे कंजम्पशन कम कर लूँ, तो फ्यूल की डिमांड कम हो गई है सर, आप ही का ट्वीट है कि 30% फ्यूल डिमांड कम हो गई है। तो आप ट्रैवल आपका कम हो गया है, लोग अब कम निकल रहे हैं बाहर। ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ें अब उस पर अब वो डिमांड ही नहीं है, तो फिर करेंसी पे प्रेशर किधर से आना है। सो मेरे ख्याल में करेंसी पे प्रेशर इतना कोई इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। तो सर ये डैमेजिंग है या मतलब ये अच्छी चीज़ है, क्या क्या समझें? कोई डैमेजिंग नहीं है। अच्छा यार कोई हदीस है कि करेंसी को डेप्रिशिएट होना चाहिए या कोई है कि उसको रिलीजियस होना चाहिए? देखिए ना, मेरी बात यह है कि करेंसी को किसी एक लेवल पे ज़्यादा अरसा रखना अदर वे राउंड वो अच्छी बात नहीं है हमारे। हाँ, तो इस वक्त जो है करेंसी आप देखें, करेंसी आपको 2 साल पहले किधर थी? 160 के लेवल पे थी। ठीक है जी, आपका फरवरी 2020 के अंदर 170 से नीचे 2022 के अंदर, फरवरी 2022 के अंदर 100 नीचे थी। ठीक है जी, इस वक्त आपकी 280 पे है 2 साल 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद। तो आप खुद देख लें, आपकी ऑलरेडी इतनी डेप्रिशिएट होगी, अब आपको क्या ज़रूरत है? डिमांड मैंने आपको बता दी सारी आपकी गिर गई है। फ्यूल की डिमांड 30% नीचे आ गई, आपकी गाड़ियों की डिमांड 70% नीचे आ गई, आपका स्टील की डिमांड को 30-40% नीचे आ गई। आपने क्या करना है यार? मतलब तो कितनी और गिरानी है? करेंसी गिराने का मतलब अच्छा, दूसरा करेंसी गिराने से आप कहते हैं एक्सपोर्ट पे बेनिफिट होता है। एक्सपोर्टर को जितना बेनिफिट मिलना है मिल रहा है। अब अगर उसको एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम पड़ा हुआ है कि एनर्जी की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। अब एनर्जी की कॉस्ट तो पूरी लिंक्ड है इस वक्त हमारी उसके साथ, डॉलर के साथ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डिमांड जो है वो गिरना क्या किसी इकॉनमी के लिए अलार्मिंग नहीं होता कि लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं है, कारखाने नहीं लग रहे, बिजली जो है वो खर्च नहीं हो रही, सीमेंट की मांग कम हो गई है, इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। तो ये अलार्मिंग नहीं होता कि किसी इकॉनमी के लिए? आपकी तनख्वाह 3 लाख है और आपका खर्चा 5 लाख है, तो अब आप या तो अपने 2 लाख कर्जा कब तक लोगे? कोई भी नहीं देगा। तो या तो अब अपना तनख्वाह 5 लाख बढ़ा दो या अपने खर्चे को 3 लाख पे ला दो। आपने अपने खर्चे जो है वो 3 लाख पे ला रहे हैं आप, ठीक है ना? अब वो 3 लाख पे ला रहे हैं, वो 3.5 पे आ गए हैं, 3 पे आ गए हैं।
तो आप कहेंगे यार कि 3.5 पे आने के बाद आपने अपने बच्चों को छोटे स्कूल में डाल दिए हैं, आपने बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी में आ गए हैं, आपने बाहर से खाना कम कर दिया है, आप रात को एसी जो है 4 घंटे बाद बंद करके पंखा चला देते हैं, सो एंड सो फोर्थ। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सही है, हम अपने ऑर्डर में आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो यही हो रहा है। मगर सर इससे बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? जाहिर बात है बेरोजगारी बढ़ेगी जब इकोनॉमी स्क्वीज करेगी, जब कंपनियों की सेल्स कम होगी, कंपनियों के वॉल्यूम्स कम होंगे, जब कंस्ट्रक्शन का काम कम होगा, जब रियल एस्टेट का काम नहीं होगा, जब ट्रेडिंग का काम कम होगा, तो लोगों की नौकरियां जाएंगी और नौकरियां जा रही हैं। तो ये तो एक अनफॉर्चुनेट आउटकम है इसका। अब इसका क्या कर सकते हैं? अब यही नौकरियां निकालने के लिए हमें ऐसे बिजनेसेस में जाना है जो एक्सपोर्ट जनरेट करें, और ये स्लो एंड स्टडी होगा, जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि उसमें 5-7 साल लगेंगे। अनफॉर्चुनेट आउटकम ये है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त डिमांड जनरेट करेंगे इकोनॉमी में तो नौकरियां आएंगी ना, बट डिमांड जनरेट करेंगे तो फट जाएंगे, आप नहीं कर सकते ना। सही, अनफॉर्चुनेट है। अच्छा सर, मेरी जो इकनॉमिस्ट हैं उनसे बात होती है, इंटरव्यू भी मैंने कुछ के किए, तो वो ये कहते हैं कि हल यही है कि एक तो इन्वेस्टमेंट आए, फैक्ट्रीज लगें और हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि सर जिस मुल्क में गैस इतनी महंगी हो और बिजली का यूनिट 54 रुपये का हो, तो वहाँ पर कोई सरमायाकार सरमायाकारी क्यों करेगा? और अगर करेगा भी तो क्या वो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर पाएगा? कोई क्यों सरमायाकारी करे, बताएं। नहीं कर पाएगा ना। आप जब तक आप उसको अगर इंटरनेशनल से कम्पीट करना है तो आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, और अगर आपने उससे एक्सपोर्ट कराना है तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। ये दोनों काम तो करने वाले ठीक नहीं है। हमने सब्सिडी दे के भी देख लिया ठीक नहीं है, प्रोटेक्शन दे के भी देख लिया ठीक नहीं है। आपको इकोनॉमी को खोलना है तो उसके लिए आपको एनर्जी का प्रॉब्लम को हल करना है। इसीलिए जो एनर्जी का हल कैसे? सस्ता करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, एनर्जी सस्ती होनी चाहिए। इतनी महंगी एनर्जी कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। आप अपनी एक्सपोर्ट्स की फिगर उठा के देख लें, आपकी एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट बढ़ रही है, राइस बिक रहा है। अच्छा, राइस ज़्यादा बिक रहा है चलो इंडिया की वजह से, उसके अलावा छोटी छोटी और कितनी चीज़ें बिक रही हैं। आपके वो जो कर्नल्स होते हैं उसकी एक्सपोर्ट एक नई एवेन्यू स्टार्ट हो गया, उसमें कितने 100 मिलियन इस वक्त तक एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा आपकी और तरह की चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। फूड के अंदर बहुत सारी और चीज़ें, आप छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे वो आपकी बढ़ती जा रही हैं। फिशरीज जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ गई है, ठीक है ना। और ये कोई वन टाइम नहीं फिनोमेना, ये ग्रेजुअल और ऑर्गेनिक बढ़ रहा है। लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखें, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप टेक्सटाइल को देखें, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप इंजीनियरिंग को देखें, इंजीनियरिंग की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप जो है लेदर एंड स्पोर्ट्स गुड्स को देखें, उनकी भी एक्सपोर्ट्स कर रही है। हर चीज़ की एक्सपोर्ट्स कर रही है इन द मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की कंपेटिटिवनेस एनर्जी से लिंक्ड है। आप उसको गैस दें, बिजली दें, क्या दें, आप उसको एक अच्छे रेट पे दें। और अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारे मुल्क के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने एक तो गैस बहुत सस्ती थी, वो तो पता चलता रहा हमें, और उसकी वजह से इंडस्ट्रियों ने कैप्टिव उस गैस के अंदर लग गए, ठीक है जी, वो सारा कुछ उसमें चल गए। तो यहाँ पे किसी ने बगास पे काम नहीं किया, किसी ने और तरह के ऑल्टरनेट्स पे काम नहीं किया कि भाई ऑल्टरनेट सोल्यूशन ला के एक चीज़ महंगी है तो दूसरी सस्ती करें। जब आपको सस्ती एक मिलती रही वो मिलती रही। अब लोगों ने इस पे सोचना शुरू कर दिया है कि बगास पे और दूसरा बायोमास के ऊपर थोड़ी प्रोटेक्शन करें, सोलर जितना लगा सकते हैं वो लगाएं, और अल्टरनेटिव के ऑप्शंस करें। इन सब को कॉम्बिनेशन को करके आप एनर्जी कॉस्ट को अपनी फैक्ट्री के अंदर कम करें। समझदार फैक्ट्री वालों ने अब ये काम शुरू कर दिया है, कुछ ने किया, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी करेंगे, बट ये टाइम लेगा और हर कोई नहीं कर पाएगा। चूँकि मतलब हमें इंडिविजुअली करना पड़ेगा, हुकूमत की तरफ से हम उम्मीद नहीं रखें, आप ये कह रहे हैं? हुकूमत को तो देखिए बिजली को सस्ता करना है, फिर भी इतनी बिजली जो इतनी महंगी है हो नहीं सकती ना। बिजली को आपकी ओवरऑल एनर्जी, चाहे बिजली की फॉर्म में हो, गैस की फॉर्म में हो, इसको आपने सस्ता करना है। और इसके अंदर आपको मज़े की बात है, आपको जो 60-70 रुपए का यूनिट मिलता है, जो आपको 55 रुपए का यूनिट है, उसमें एनर्जी की कॉस्ट जो आपकी रेफरेंस है वो 7 रुपये है, ठीक है। 7 रुपये रेफरेंस वो कॉस्ट है एनर्जी की। फिर आपकी 15 रुपये कैपेसिटी की कॉस्ट है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के मार्जिन हैं, सही है जी। और एक दो आपके O&M कॉस्ट निकाल के 28-29 रुपये का आपका टैरिफ वो निकलता है। अच्छा खजर भाई, आसान लफ्जों में बताएं कि जो 54 रुपये का यूनिट मुझे मिलता है 55 रुपये का, वो हुकूमत को कितने का पड़ता है?
देखिए 54 रुपए का जो यूनिट मिलता है ना, उस पे फिर उससे आगे उसमें और भी लगते हैं। उसके अंदर जो रेफरेंस जनरेशन कॉस्ट है ना, जो फ्यूल पे एक्सपेंस होता है, वो 8 रुपए है, 7-8 रुपए है। और सबसे ज़्यादा महंगा फ्यूल ही है। नहीं, फ्यूल मतलब जो भी आपने गैस उसमें खरीदी है, उसमें कोयला लगाया है, उसमें हाइडर लगाए हैं, उन सब का जो मिक्स करके आपका हाथ में आता है ना, वो 8 रुपए का एवरेज आता 8 रुपए। है। 8 रुपए की आ रही है, ठीक है जी, ये 8 रुपए की आ रही है। फिर उसके बाद 8 रुपए में आपके तकरीबन 15-16 रुपए आपकी जो है कैपेसिटी पेमेंट है, जो आपने कैपेसिटी पे कर रहे हैं। फिर उसके अंदर आपकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस हैं और ट्रांसमिशन के चार्जेस हैं, वो 3-3 रुपए करके इस तरह कर लेते हैं। फिर उसमें आपके वो 3 रुपए वो जो बीच में आपके वो लॉसेस भी हैं, जो ट्रांसमिशन सब मिला के चलें 23 रुपए 25 रुपए 30 रुपए हो जाता है। ठीक है। 14-15 जमा 8, ठीक है, जमा 3 जमा 1 ONM, ये 30 के करीब बन जाता है। ठीक है, 30 रुपए ये हो गए। ठीक है जी। इस पे फिर आपका 17% GST है। ठीक है जी, की जेब में जाता है। हुकूमत की जेब में जाता है। ठीक है, तकरीबन आप 30 कर ले। फिर इस पे आप अगर नॉन फाइलर हैं तो आपसे एडवांस इनकम टैक्स भी लिया जाता है। ठीक है जी, वो लिया जाता है। फिर इसके अलावा छोटी मोटी ये फ़ी, TV फ़ी, ये वो चीज़ें आपकी ली जाती हैं। सही है। फिर इसमें आपका लग के आता है, ये अभी भी आपका पूरा नहीं बना, फिर आपका FCA लग के आता है। FCA जो होता है कि आपने रेफरेंस जो कॉस्ट होती है ना, उससे ज़्यादा जो फ्यूल पे पैसा लग जाए वो FCA लग के आता है। यानी आपने 8 रुपए का जो फ्यूल लगाया था, वो 8 रुपए की जगह वो 3 रुपए और बढ़ गए उस महीने में, तो 11 रुपए हो गए। तो रेफरेंस आपने कम रखा, फ्यूल थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर QTA लग के आता है। QTA के अंदर क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है। उसमें आपकी कैपेसिटी पेमेंट जो आपने 16 रुपए की लगाई थी, वो आपने कम लगाई थी, वो भी थोड़ी लग गई। थोड़ा फ्यूल का, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो ट्रांसमिशन के अंदर या वो रिकवरी के लॉसेज हुए हैं, वो उसमें डल गए। तो वो चीज़ें इस तरह टलते टलते मुख्तलिफ आ जाती है। तो मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगाएं तो आपकी को मतलब आपकी 11-12 रुपए फ्यूल की कॉस्ट आती है, कोई आपकी जो है 20-22 रुपए कैपेसिटी की कॉस्ट आती है, और बाकी आपके टैक्सेशन आ जाते हैं। हुकूमत कितना कमा रही है एक बिजली के यूनिट पे? हुकूमत तो यार एक GST लेती है ना उसमें, बस। अच्छा, 17% GST लेती है। ठीक है जी। और एडवांस इनकम टैक्स कटता है नॉन फाइलर का, या आपका कमर्शियल है उसका टैक्स लगता है, वो आप टैक्स आके एडजस्ट कर लेते हैं अपनी लाइबिलिटी से। वो इसलिए लगाया जाता है टैक्स कि आप अगर टैक्स पे नहीं करें, जो गलत तरीका है कि आप अगर जैसे किराए के घर पे रहते हैं और आपका मालिक मकान नॉन फाइलर है, तो आप वो टैक्स वो बिजली का बिल तो आप दे रहे हैं, वो गलत तरीका है, वो नहीं होना चाहिए। तो हुकूमत के पास वो उस तरह से टैक्स की फॉर्म में 17% GST आता है या एडवांस इनकम टैक्स आता है। उसके अलावा ये 100 रुपए की जो TV फ़ी है या इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, न्यूसेंस ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, बट ये आती हैं। खिदर भाई, मसला ये है कि अगर बिजली सस्ती हो जाएगी तो चलें, इस वक्त हुकूमत की कमाई का एक ज़रिया भी है ना, बिजली महंगी हुई, पहले तो हम सब्सिडी देते थे बिजली पे, अब तो चलें हुकूमत GST तो कम से कम ले रही है, कमाई तो हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि जब बिजली सस्ती हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी नहीं, क्यों जेब से, तो ये जो खसारा एक तरह से पैदा हो जाएगा सस्ती करने पे, नहीं, तो ये कहाँ से नहीं, कवर नहीं, होगा? वो नहीं कर सकता ना, इसी वजह से तो। अच्छा, फिर उसमें एक और चीज़ है, हाँ, अब बिजली के बिल के अंदर एक और चीज़ है, 3 रुपए 23 पैसे आप दे रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपका पुराना सर्कुलर डेट है। बिजली के अंदर आपका तकरीबन 2.5 ट्रिलियन के करीब जो सर्कुलर डेट है, ठीक है ना। उस सर्कुलर डेट के अंदर वो कहीं एक जगह पार्क हुआ है, कुछ दूसरी जगह पार्क हुआ है। एक वो जगह पे गवर्नमेंट की कंपनी है, उसमें पार्क हुआ है, उसके पार्क होने के ऊपर जो उसको जो इंटरेस्ट कॉस्ट आती है, वो 3 रुपए 23 पैसे की आती है, वो आपके बिजली के बिल से आती है। यानी कि पिछले बिलों में जो पिछले कई सालों में मुख्तलिफ जगहों पे लॉसेस हो के खड़े हो चुके हुए हैं, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट भी आपकी जेब से आ रही है। एक तो ये है कि सर्कुलर डेट की जो लेगेसी कॉस्ट है ना, ये आप इसको निकालें। ये सर्कुलर डेट की जब लेगेसी कॉस्ट निकालेंगे ना, तो ये हुकूमत अपने डेट में इसको डाल दे, उससे आपकी वो 5-6 रुपये बिजली, 5 रुपये बिजली उससे कम हो जाएगी, नंबर 1। ठीक है जी। उसके बाद आपने सब्सिडी कोई नहीं देनी, वो आप उस लेगेसी कॉस्ट को निकाल दें, उस डेट को निकाल दें यहाँ से। दूसरा आपने ये करना है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉसेज हैं और ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, उनको कम करना है। ठीक है जी। उसको कम करने के लिए आपको अपना जो है ये रिकवरी बेहतर करनी है, आपको अपने ट्रांसमिशन के सिस्टम्स को बेहतर करना है, चोरी को रोकना है और ट्रांसमिशन को बेहतर करना है। ठीक है जी। उससे तो और उससे ही होगा कि दूसरा बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और जब सस्ता होगा तो बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा। ठीक है जी।
और दूसरा ये है कि लेकिन ये सब चीज़ें कर करा के भी को आपको 500 रुपये की, 7 रुपये की, 8 रुपये की बचत हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि अगर आपका इफेक्टिव 60 रुपये का बन रहा है वो 52 रुपये का हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जीएसटी उस पर ज़ीरो कर दें। जीएसटी आप 17% रखें, भाई चीनी के ऊपर आप 17% जीएसटी ले रहे हैं तो बिजली के ऊपर क्यों ना लें, ठीक है ना। आप तो आप बेसिक आप तो वो उसके अलावा आपके जो आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना उसको आपने रीनेगोशिएट करना है। ये कड़वी गोली हमें लेनी पड़ेगी, हमारी हुकूमत इस पे उस तरह से मानती नहीं है, बट ये करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारी G2E सेंसिटिविटी आती है, उसको कर देंगे। ये बाकी आप काम कर देंगे, डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर दें, यूनिफॉर्म टैरिफ को ख़त्म कर दें, जहाँ पे सस्ती बिजली आने दें, जहाँ पे चोरी ज़्यादा है उसको महंगी होने दें, ठीक है जी। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज कर दें और अगले जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सेंट्रलाइज ना करें, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जब हमारी जान छूटेगी तो हमारी बिजली जो है प्रोडक्शन और उसकी जो दूसरी है वो दोनों तरफ चली जाएगी। और दूसरा ये है कि बिजली की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमें ईवीज़ पे जोर देना चाहिए। बाइक्स, ईवी बाइक्स हमारे मुल्क के अंदर जो 35 से 40% जो तेल इंपोर्ट होता है ना, पेट्रोल, सबसे बड़ा बिल वही है सर। $1 बिलियन का तकरीबन वो बिल आता है, वो आपका जो वो बिल है वो पेट्रोल का है और वो मोटरसाइकिल का है। और मोटरसाइकिल तो ऐसे ईवी में चेंज होनी चाहिए, इसके तो मार्केटेबल सोल्यूशन है। इसको हुकूमत को प्रमोट करना चाहिए, उसको करे वो बिजली पे, वो वहाँ से वो बिजली को पकड़े, वो बिजली बनाए, वो सोलर से भी करे और बाकी जगहों से भी करे और उसको लेके जाए। तो बिजली का इस्तेमाल बढ़ाना है, आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करना है, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है, उनके लॉसेस को काम करना है, ट्रांसमिशन नेटवर्क को अपग्रेड करना है, और इस सब को करके आपकी बिजली की कीमत कम आएगी। अच्छा सर, आईएमएफ कह रहा है कि ज़ीरो ग्रोथ और ज़ीरो डेफिसिट पे जिंदा रहें। हमारी आबादी जो है वो 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। तो आईएमएफ तो नहीं कह रहा, ये तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी नहीं, मगर सर देखें ना, हमारी आबादी अगर 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है और अगर हम ग्रोथ 0% करते हैं, मतलब नहीं करते ग्रोथ, तो ये तो हमारी ग्रोथ जो है वो माइनस में नहीं काउंट होगी। बिल्कुल माइनस में काउंट होगी, बिल्कुल। पर कैपिटा तो हम गिर रहे हैं ना। जब हमारी ग्रोथ, देखिए जीरो ग्रोथ का मतलब है कि हम 2% पे ग्रो करेंगे, इस साल हम 2 से 3% पे ग्रो करेंगे, अगले साल भी इतने। तो सर आबादी 2.5% बढ़ रही है। हाँ नहीं, हम जीरो ग्रोथ करेंगे या नेगेटिव ग्रोथ करेंगे, इसका यही मतलब है। और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है इन द वेरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि हमारे पास अगर कहीं से डॉलर आ गए और हम इस ग्रोथ की तरफ चले भी गए तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। और इसी वजह से मैं कहता हूँ इसको स्लो एंड स्टडी, इस प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने की एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की तरफ जाएं। दूसरा, हमारे यहाँ मुल्क में बहुत बड़ा पोटेंशियल है सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का और उसके अंदर स्किल सेट सिखाने का। उस पर लोग काम भी करें, उस पर काम बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए कि यहाँ से लोग यहीं बैठे बैठे सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें और यहाँ पे बैठ के कमाएं और यहाँ से आप दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करें। हमें एक्सपोर्ट बेस्ड को अर्निंग को बढ़ाना है और ये टेक्सटाइल से निकल के बाकी जगहों पे जाना है और ये स्लो एंड स्टडी होगा और वहीं से आपकी ग्रोथ जो है ना सस्टेनेबल वापस आएगी, वरना नहीं आ सकती। इट विल टेक सम टाइम। सही। अच्छा सर, आईएमएफ ये भी कह रहा है कि सीपैक के तहत हमारे जो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी पेमेंट्स नहीं जानी चाहिए इस बजट से। ये क्या खबर है, ये ज़रा थोड़ा सा आप भी ज़रा समझाएं। और ये क्या आपको अमेरिका और चाइना का कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नज़र नहीं आ रहा, या आईएमएफ भी ये चाहता है कि हम लोग चीन से ज़रा दूर हटें माशी मामलात में? पहले तो इस खबर के बारे में बता दूं कि ये खबर मैंने आज ट्वीट भी की थी। आईएमएफ ने ऐसा नहीं कहा कि आप चाइना की कुछ सीपैक की पेमेंट रोकें, ऐसा उसने नहीं कहा, ठीक है। मैंने आज ये ट्वीट भी की थी। दूसरी चीज़ ये कि आईएमएफ ये ज़रूर कह रहा है कि इन आईपीपी से रीनेगोशिएट करें क्योंकि ये अनसस्टेनेबल है, और ये मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरी बात कि अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात का, वो तो बिल्कुल सही बात है। अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात तो नहीं है। अमेरिकन बिजनेसेस चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अमेरिका गवर्नमेंट चाइना के साथ नहीं करना चाहती। अमेरिकन गवर्नमेंट को ये फिक्र होती है कि भाई अब आईएमएफ जो पाकिस्तान को लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लोन दे रहा है, एडीबी पाकिस्तान को लोन दे रहा है, ये सारे जो हैं ये मतलब मल्टीलैटरल, इसमें अब जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ का पैसा ज़्यादा है, उनका वोट ज़्यादा है, तो वो उनका पैसा लेके, और जबकि रीपेमेंट हमारी चाइना की ज़्यादा है, नेचुरली ज़्यादा है, तो हम चाइना को पे कर रहे हैं, ऐसा तो है। और फिर चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने बहुत ज़्यादा और बहुत महंगे लगा दिए हैं, तो उनको रीनेगोशिएट करनी चाहिए। ये तो अमेरिका को इससे मसला है, और आईएमएफ भी इससे कहता है कि भाई आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करें, आप इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाएं और मार्केट के साथ जिस तरह बाकी को ट्रीट करें उस तरह इनके साथ करें,
ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कहता कि भी फलां पेमेंट रोक दें, और ये मेरे ख्याल में ये होना भी चाहिए। और दूसरा, अमेरिका और चाइना का जो रिलेशनशिप है उसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, और वो आए और क्यों नहीं चुभेगा आईएमएफ को। आपको पता है आईएमएफ के अंदर बोर्ड पे हर बोर्ड की अपनी मेंबर की अपनी एक थिंकिंग होती है। आईएमएफ के बोर्ड पे इंडियन भी बैठते हैं, और इंडियन जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को पैसा देते हो तो पाकिस्तान के पैसा वो उसके दिफा के बजट में भी जाता है, और वो दिफा का बजट हमारे खिलाफ रखता है। ये इंडियन की एक रिजर्वेशन है, आईएमएफ इसको नहीं मानता। इस तरह वहाँ पे अमेरिकन की और उनकी रिजर्वेशन चाइना पे है, कुछ मानी जाती है कुछ नहीं मानी जाती, बट हर बोर्ड मेंबर अपना व्यू रखते हैं, और जिस बोर्ड मेंबर का जितना वेट है उसका उतना व्यू स्ट्रांग होता है। तो आपके ख्याल में ये माशी तौर पर हमारे लिए अच्छा है या बुरा है कि हम चाइना से दूर हो जाएं, अमेरिका के करीब चले जाएं, या ये हमारे लिए नुकसानदेह जो हो रहा है? यार हमें मतलब किसी एक की गोद में बैठना या दूसरे की नहीं होना, हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना है, हमें इकोनॉमिकल, हमें अपने इकोनॉमिक लॉजिकल बात है ना कि हमें इंडिपेंडेंट रहना, मगर हम होते नहीं है ना, हम तो बहुत तलाश करते रहे माजी में। वी हैव टू चेंज दिस माइंडसेट। हमें अपनी इकोनॉमिक थिंकिंग, इकोनॉमिक डिसीजन को डीप कपल करना है हमारे जियोपॉलिटिकल, हमारे सिक्योरिटी जो पैराडाइम है उससे। इंडिया और चाइना के दरमियान लड़ाइयाँ भी होती रही हैं। इंडिया और चाइना की कितनी ट्रेड है, ठीक है जी। अमेरिका और चाइना के दरमियान क्या टसल है, उनकी कितनी ट्रेड है। पाकिस्तान की ट्रेड अपनी इकोनॉमी के पोटेंशियल के हिसाब से होनी चाहिए, उसकी ज्योग्राफी के पोटेंशियल के हिसाब से होनी चाहिए, उसकी मार्केट के पोटेंशियल के हिसाब से होनी चाहिए। मुझे बता दीजिए दुनिया का कौन सा मुल्क, कौन सा खित्ता तरक्की किया जब अपने हमसाये के साथ ना काम करता हो। पाकिस्तान के हमसाये में एक तरफ इंडिया है जो दुनिया में इतनी तरक्की कर रहा है, जिसके हम साथ ट्रेड करके कितना बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे लोग वहाँ इलाज कराने जा सकते हैं, हमारे लोग वहाँ पे पढ़ने जा सकते हैं, हमारे लोग वहाँ पे जाके कारोबार कर सकते हैं। अमलगमेशन कितनी हो सकती है। कनाडा की और अमेरिका की ट्रेड आप देखें कितनी ज़्यादा है। मैक्सिको की अमेरिका की ट्रेड देखें कितनी ज़्यादा है। ताइवान और चाइना से ज़्यादा कोई ताल्लुकात का हो सकता है? चाइना ताइवान की इतनी ट्रेड है, तो भाई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ऐसा क्या है कि हम ट्रेड नहीं कर सकते? क्या ऐसा है भाई, क्या नहीं ट्रेड कर सकते? वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सिक्योरिटी इश्यूज हैं कुछ। नहीं, वो सिक्योरिटी इश्यूज कौन सी है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वी हैव टू गो थ्रू दैट। भाई बाकी दुनिया के अंदर ममालिक हैं, उनकी क्या वो सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है? उन सिक्योरिटी इश्यूज को हम किस तरह से आज के दिन के अंदर ट्रेड को अलाउ करके हैंडल कर सकते हैं? मैं नहीं मानता कि नहीं हो सकता। हमारी डिफीटिस्ट अप्रोच है। अब तो खैर हम चाहते हैं, इंडिया नहीं चाहता, बिसाइड्स द पॉइंट, ये तो अब एक स्टोरी बदल चुकी है। बट हमें अपने आप को इकोनॉमिकली देखना है, और हमें अमेरिका से भी ताल्लुक़ रखना है, हमें चाइना से भी ताल्लुक़ करना है, हमें इंडिया के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज बनाने हैं, हमें ईरान के साथ टाइज बनाने हैं, हमें अफ़गानिस्तान के साथ बनाने हैं, चाइना के साथ तो ऑलरेडी है। तब जाके हम इंटीग्रेट करेंगे, हम अपनी रीजन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, और फिर उधर से हमारी मार्केट्स बाहर की भी बनेगी। वी हैव टू गो दैट राउट, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सर, प्राइवेटाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और राइट साइजिंग, ये सुनते सुनते 20 साल हो गए सर, ये हो के नहीं देती पाकिस्तान में। तो सर क्या उम्मीद रखें इस दफ़ा जो है वो रिफॉर्म्स और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, प्राइवेटाइजेशन वगैरह, ये हो जाएंगी? यार बड़ी मजबूरी हो गई है ना। 2006 के अंदर जब पाकिस्तान स्टील मिल प्राइवेटाइज हो रही थी, सो प्रॉफिटेबल थी। उस वक्त क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आके कहा कि जी ये रशियन कंपनी है, पीछे इंडियन है, क्या है, ये नहीं होगी डील, नहीं हुई। आज सर वो तो मेरे ख्याल में सही कहा, वो 22 अरब रुपए में बेच रहे थे। 22 अरब रुपए तो कोई लॉजिक नहीं है बेचने की। आज वो 22 अरब, कितने अरब आज साल की खा रहा है। बात यह है ना कि आप कितने की बेच रहे थे, उसने आपके साथ क्या बाद में बुरा किया, वो तो आप देखें ना। वो आपकी इकोनॉमी के अंदर उसने, आपने फिस्कल होल उसने दिया, और फिर आपकी इकोनॉमी के अंदर वो स्टील मिल ही, वो आपका वो कोर ही मिसिंग है, ठीक है जी। और आप वो स्टील जिस तरह से वो यहाँ की स्टील की इंडस्ट्री हुई, वो तो सस्टेनेबल नहीं है। वो देख लिया आपने उनका हाल क्या हुआ, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ है वो आप वो उसको कर नहीं सके भाई। आपको अब तो आपकी मजबूरी है, आप पीआईए खुद से चला नहीं सकते, स्टील मिल खुद से चला नहीं सकते, बंद हो गई है स्टील मिल तो कब से। पीआईए बंद होने को है, इसको प्राइवेटाइज करें, उनको उसका भी कोई तरीका करें।
आप ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये आपसे नहीं चल रही, इनको प्राइवेटाइज करें, इनको छोटे साइज़ में करें, इनमें आप ट्रांसमिशन का काम खुद रखें लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसको प्राइवेटाइज कर दें। ये किए बगैर तो और राइट साइजिंग प्राइवेटाइज और राइट साइजिंग आप हुकूमत कैसे करेगी यार? हुकूमत राइट साइजिंग कर सकती है? हुकूमत अपनी जो है वो वजारतें नहीं कम कर सकती? हुकूमत अपना साइज़ राइट साइज़ कर ले। जो 2/3 हुकूमत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद और पाकिस्तान जो इस्लामाबाद की हुकूमतें मिला के अपना 30% साइज़ ही कम कर दें यार, ये राइट साइजिंग कर दें। इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दो, उसको करने दें, अपना आप कर लें। हल ये आपसे अपना हल कर लें वो बहुत है, इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें। पाकिस्तान के अंदर हमने तजर्बा देख लिया है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई चीज़ नहीं चलती, आप इसको प्राइवेट करेंगे ही तो चलेगी। सही है, यानी कि आपकी नज़र में प्राइवेटाइजेशन ही हल है इन बड़े इदारों का, ये अपने पैरों पर अब खुद से हुकूमत खड़ा नहीं कर सकती यार हुकूमत खुद बैंकरप्ट है, ये कंपनियां बैंकरप्ट है, बैंकरप्ट को कैसे चलाएगा? मतलब किसी के पैसे वाले को लाओ जो उसमें पैसा लाएगा, उसमें एफिशिएंसी लाए, उसमें कोई उसके अंदर कोई जान देखे, उसको लेकर हुकूमत अपनी इसको डीरेगुलेशन करे, अपना फुटप्रिंट कम करे और इसको प्राइवेट हाथों में दे और अपने मुल्क के लोगों के पैसों के पास दे। ये दे दे यार, कोई को मियां मंशा को दे दे, कोई इसको हुसैन दाऊद को दे दे, कोई ये जो है अली तबा को दे दे, कोई फवाद अनवर को दे दे, ठीक है जी, कोई ये उसको फवाद वो जो है उसको वो जो दूसरा फातिमा वाला उसको दे दे। ये बहुत पैसों वाले लोग हैं, इन सबको दे दें यार, ये पाकिस्तान से इन्होंने कमाया, कम से कम यहाँ लगा लिया। अभी आपको पता है तो मित्तल या अंबानी को नहीं दे सर? ये नहीं मित्तल अंबानी बनाए ना, ये नहीं मित्तल अंबानी बनाए ना, इन्हें ही मित्तल अंबानी बनाया। आपको पता है पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान के लोग अब क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई में जाके? आपको पता है इस चीज़ का? नहीं सर। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जिसका एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है यहाँ पे, ठीक है जी, सबको उस ब्रांड का नाम पता है सर। आप ले दें, उसने डिजिटल मीडिया नाम दे सकते हैं। उसने दुबई में जाके टेस्ला गाड़ियां लेके ऊबर पे चला रहा है। वो कौन सा ग्रुप है सर? ठीक है जी, एक टेक्सटाइल का यहाँ के कराची का ग्रुप है, ठीक है ना, उसका होम टेक्सटाइल और इस तरह की बड़ा शॉप भी है, बड़ा एक ब्रांड है उनका। तो बात तो आप बता ही देना सर, इतनी मैंने बता दिया, अब आप समझे नहीं। अच्छा ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये चीज़, ये पॉइंट नहीं है कि नाम कौन ले रहा कौन नहीं ले रहा, सब ये कर रहे हैं। कोई 3 गाड़ियां ले रहा है, कोई 6 गाड़ियां ले रहा है, कोई वहाँ पे रियल एस्टेट ले रहा है, कुछ कर रहा है। यहाँ से जो पैसा कमाया हुआ है सब उधर जाके लगा रहा है। दुबई उसे कोई गारंटी नहीं दे रहा, दुबई उसे कुछ नहीं कह रहा। अब वो किस काम में कर रहा है? ऊबर चला रहा है, और यहाँ पे वो सोफिस्टिकेशन काम छोड़ करके जा रहा है क्योंकि उसको वहाँ पे रिटर्न नज़र आ रहा है, इधर नहीं। उसको ये ट्रैक करें, यहाँ पे उसको चीज़ें दे, उसको कहे यार वो जो पैसा जो वहाँ पे जाके ऊबर चला रहा है, ठीक है ना, जो टेस्ला लेके, वो यहाँ पे एक डिस्को लेके चला ले यार, ठीक है जी। बुरा नहीं है, बेहतर नहीं है कि वो डिस्को में पैसा लगा दे, बेहतर नहीं है, सही है। मगर सर हुकूमत दे भी तो ना उसे कुछ। यही तो बात है, ना हुकूमत देती है, ना हुकूमत पे उसे ट्रस्ट है, ना उसे पाकिस्तान के इन लोगों पे ट्रस्ट है, तभी तो वो यहाँ से सारा पैसा लेके बाहर जा रहा है। और वो अकेला नहीं है, बहुत सारे और वो लेट हो गया ना, बाकियों ने और कहीं इधर उधर पैसे लगा के खड़े कर दिए, तो उसने कमाल लेके नहीं गया, उसने कहा मैं लेके जाता हूँ, तो अब उसे ये काम नजर आया, उसने ये कर लिया। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारे मुल्क में रिफॉर्म्स कितनी ज़रूरी हैं, और ये भी बताएं कि क्या अगर हम रिफॉर्म्स करते हैं तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इतनी पोलराइजेशन है, इतनी अनसर्टेनिटी है, और क्या वो वहाँ पर अगर रिफॉर्म्स कर दी जाएं तो वहाँ का सिस्टम ये रिफॉर्म्स डाइजेस्ट कर सकता है? ये पोलराइजेशन क्या होती है? आपके इस दफ्तर में कराची में आप बैठे हुए हैं, आपके यहाँ सिंधी भी काम करता होगा, आपके यहाँ उर्दू स्पीकिंग भी होगा, आपके यहाँ पठान भी होगा, आपके यहाँ पंजाबी भी होगा, और आपके यहाँ खानी भी होगा, आपके यहाँ जो है हुंजा से भी बंदा आया होगा। हर तरह का बंदा ना कराची में काम करता है, हर तरह का। वो इकट्ठे काम करते हैं, खुश रहते हैं, कोई आपस में लड़ते हैं? वो नहीं, पोलराइजेशन है उनमें कोई नहीं। मैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं। जब आप उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, जब उनको कारोबार पे लगा देंगे, जब उनको काम को देंगे, रिफॉर्म करने का मतलब है कि आप उनको उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक, तो फिर लोग इस चीज़ को नहीं देखेंगे, लोग अपना काम करेंगे। रिफॉर्म्स करने का ये मतलब नहीं है कि आपको पॉलिटिकल को मसले कर रही है। रिफॉर्म जब आप थ्रू आउट द करते हैं ना, तो आपको उससे होता है। देखिए हमारे मुल्क में जो सबसे ताकतवर है ना, अगर वो अपने घर में रिफॉर्म करना लग जाए ना, तो बाकी में रिफॉर्म बड़ा आसान हो जाएगा। हम छोटी सी टीम चलाते हैं ना, अपना काम करते हैं,
तो जब हमने किसी को काम पे लगाना होता है ना, तो पहले अपना काम अच्छा करके दिखाते हैं, हमारे तो तब वो अगला काम करता है। सर ये हमारे आप भी मुल्क मैनेजर के, है ना, आप समझते हैं ना इस हाँ, बात को। हमारे मुल्क के जो ताकतवर हलके हैं, आपके ख्याल में वो अब भी मतलब ये जो हालिया सिचुएशन हुई है उसके बाद आपको लगते हैं कि वो अब भी अहेड हैं, मतलब उनकी उसी तरह से ग्रिप हैं, मतलब वो चाहेंगे तो इस्लाहात हो जाएंगी? आपको लगता है कि मतलब वो अब भी उनकी वो से है? देखिए, हो तो वही रहा है जो वो चाह रही हैं। अच्छा है या बुरा है ये एक अलग बहस है, हो तो वही रहा है ना। आप आपने अपने चैनल पे वो 8 फरवरी को 154 सीट तक पीटीआई को लेके आए थे। आप ही का चैनल रफ्तार, आप ही यहाँ पे शब्बर को लेके बैठे हुए थे और कर रहे थे। बाद में कितनी सीटें निकली? 2/3 मेजोरिटी दूसरों को मिली है ना। तो सर वो तो काउंटिंग सही से दोबारा हुई नहीं तो जिस तरह भी है ना, हो तो वही रहना। मकसद कहने का है कि जिस तरह वो चला रहे हैं चल रहा है मुल्क। अगर वो इसको ठीक सिमत पे चलाने चाहेंगे तो उनकी कंसेंसस के बगैर मुश्किल है। देखिए, अगर उनका कंसेंसस नहीं होगा ना, तो आप उनसे लड़के चलाएंगे, और लड़के चलाएंगे ना तो फिर तो बहुत मसला होगा। देखिए, हम उनसे ये छीनने जाएंगे, उनसे लड़ने जाएंगे, तो वो आपसे लड़ेंगे। वो तो है ही लड़ने वाले, ठीक है ना। तो वो तो आपसे लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, आप उनसे, उनकी आपस में लड़ाई होगी, आपस में लड़ाई होगी, मुल्क के अंदर खाना जंगी होगी। और मुल्क जब तक ठीक होगा, मैं और आप तो गुजर चुके होंगे, और हम इसी बुरे हाल में होंगे, और हमारे बच्चों का भी नहीं होगा। शायद हमारे बच्चों के बच्चों के लिए मुल्क अच्छा हो कि ना हो, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो वो तरीका तो नहीं हमें तो ठीक लगता ना। हमें कोई पावर शेयरिंग का फॉर्मूला करना है। इंडोनेशिया में हुआ है, आपके सामने हुआ है कि वहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिविल मिलिट्री जो है वो पावर शेयरिंग हुई है। अभी तो हम इजिप्ट के मॉडल पे जा रहे हैं ना, कि हम पावर को और ग्रैब करते जा रहे हैं। वो अच्छा मॉडल नहीं है, हमें इंडोनेशियन मॉडल को देखना चाहिए। वहाँ पे एक पावर शेयरिंग का फॉर्मूला शुरू हुआ। आप उस पावर शेयरिंग को आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर कम करें, आहिस्ता आहिस्ता सिविलियंस इदारों को डेवलपमेंट जो उनकी डिके हो रही है उनको ऊपर करें, और इस चीज़ को लेके चलें। ये तरीका करने वाला है ना, इस तरह कर रहे हैं। और साथ रिफॉर्म आपने वो करने हैं जिस तरह इंडियन स्टाइल में हुआ, क्यों आपकी इकॉनमी इंडिया से मिलती जुलती है। हम लोग भी नॉर्थ इंडियन ही इतना है, जिस तरह नॉर्थ इंडिया है हम उसी तरह है। साउथ वाले थोड़े ज़रा मेहनती ज़्यादा है, तो हम उतनी IT नहीं कर सकते जितनी साउथ कर गया। बट हम काफ़ी हद तक चीज़ों को अपने इंडियन स्टाइल से रिफॉर्म करेंगे। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी, हमारे सब कुछ आएगा। हमें चीज़ों को सिर्फ डीरेगुलेट करना है, और हुकूमत को अपना साइज़ कम करना है, और हुकूमत को और फौज को अपना एक विल दिखाना है। देख, विल दिखाना है, आपने विल ये दिखाना है कि आप इस मुल्क को रिफॉर्म कर रही हैं। जिस दिन मैं और आप यकीन करेंगे, इन्वेस्टर भी यकीन करेगा। जब इन्वेस्टर यकीन करेगा तो वो जो ऊबर के पैसे डाले हुए ना टेस्ला में, वो बेच के इधर वापस लाएगा, और यहाँ पे लाके वो कोई कारोबार शुरू करेगा। और यहाँ के लोग जब वो साथ अपने को बाहर से पार्टनर भी लेके आएगा, और बाहर से दुनिया आना चाहेगी, जैसे इंडिया में हो रहा है। तो ये चीज़ें खुद ही ठीक होती जाएंगी। हमें वो रिफॉर्म्स को करने की नीयत करने की ज़रूरत है। अभी देखिए ना, अभी हम क्या करते हैं, हम एक SIFC बना देते हैं। SIFC की नीयत अच्छी है, सारा कुछ है, बट SIFC क्या है? SIFC आपने एक और प्लेटफॉर्म दे दिया ना, कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, उसके जो सारे मसले हैं या मसले अपनी जगह पे है, ये हमने छोटी सी विंडो बना दी, आप इसके थ्रू आए, हम ये सारे आपके मसले हल कर देंगे। अब उस विंडो पे जाने की रेस लग गई। जो उधर नहीं जा सका तो वो तो कुछ नहीं कर सका, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं रहा। तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, हमें एक रास्ता हमवार करना है, जहाँ पे जिसने जो आना है इन्वेस्टमेंट करे और लेके चले, और सारे मुल्क का भरा होगा। अच्छा खिजर भाई, अभी आपने जो है वो विल की बात की, तो आपको लगता है SIFC अभी जो है वो विल दिखा रही है? क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमी के मामला तो अभी SIFC ही देख रही है ना, और आपको लगता है कि वो इस वक्त सही काम कर रही है? देखिए, मैं तो जो प्रिंसिपली SIFC जो फॉर्म की गई है, उसके कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि SIFC आपने इसलिए फॉर्म की कि आपके अंदर जो आपके दोस्त ममालिक हैं, या आपके अंदर जो दूसरी तरह के इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट लाते हैं, तो आपके ब्यूरोक्रेसी के मसले आते हैं, कल को आपका कोर्ट खड़ा हो जाता है, रिकोडिक का जैसे मामला था, और फिर हम फंस जाते हैं। तो आप हमें इम्यूनिटी दें इस तरह की। तो SIFC के प्लेटफॉर्म में लाए कि जी हम इन चीज़ों को, हम आपको श्योरिटी देते हैं, ये नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी के हैंडल नहीं होंगे, आपके कोर्ट के नहीं होंगे। फिर ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि जी हम ये काम करते तो हमें नैब पकड़ लेती है, तो वो कहेगी जी SIFC का प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लेके आ रहे हैं, फ़ौज हमें नहीं पकड़ सकती, तो फिर तो नहीं आएगी ना। नैब हमें तो नहीं पकड़ सकती, तो हम हैं, नहीं होगा। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि जी कल को मैंने अपने पैसे रिपैट्रिएट करने हैं, तो वो नहीं होते। कहते हैं SIFC के थ्रू हम आपके पैसे भी रिपैट्रिएट कर देंगे। ठीक है जी, हमें ज़मीन चाहिए, हमें वो विंडो, ये काम करना है, सब कुछ उसके अंदर आ गया।
अब उस SIFC के अंदर जो कंपनी आ गई उसने उसको आपने सब चीज़ें कर दी, बट अब एक कंपनी SIFC के अंदर आ गई, एक बाहर बैठी है। बाहर बैठी वाली तो कभी नहीं काम करेगी, जो SIFC वाले को फ़ायदा है वो नहीं। बाहर बैठी वाली कहेगी मैंने भी SIFC में आना है, वो आ गई। तीसरी पे कहेगी मैंने भी आना है, चौथी भी आएगी। अब ये हो रहा है कि हर कोई SIFC पे आना चाह रहा है, तो SIFC भी बर्डन हो रहा है। तो फिर SIFC में ही सब कुछ हो रहे हैं, तो जो SIFC ने किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देनी थी, जब सब उसमें आ गए तो वो प्रेफरेंस ही नहीं रही। तो इट डिफीट्स द पर्पस। आपको एक तो G2G ट्रांजैक्शंस, वैसे ही मैंने आपको बताया कि उसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं, फिर एक विंडो बना देते हैं, सब उसके अंदर घुसते हैं, तो फिर परेशान होता है। फिर जनाब SIFC में जाना है, SIFC के सेक्रेटरीट जाना है, मैं इन्वेस्टमेंट करने आया, मैं फैसल के पास आया, फैसल भाई मुझे बताओ क्या करना है। फैसल भाई आप SIFC में जानते हैं, मुझे ज़रा इंट्रोड्यूस करा दे, फिर फैसल भाई की दुकान चल जाएगी। मतलब व्हाट्स द पॉइंट? आप इस SIFC और इस तरह की चीज़ों से आप मुल्क नहीं चला सकते। आपको पूरे मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है कि भाई जिसने जिधर इन्वेस्टमेंट करनी है वो जाके बस करे। ये इस तरह नहीं चलता। ये जो हमने प्लेटो क्रिएट कर देते हैं ना, CPEC एक प्लेटो क्रिएट कर दिया था हमने। आज CPEC ने क्या दिया आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, रोड दी, किस्मत नहीं बदली। मगर नहीं, देखिए उस CPEC में चाइनीज़ को मैं ब्लेम नहीं करता। चाइनीज़ ने कहा तुम्हें रोड चाहिए, दे दी। तुम्हें पावर प्रोजेक्ट चाहिए, दे दिए। तुम्हें ऑरेंज लाइन चाहिए, दे दी। जो भी चाहिए दे दी। अच्छा इतनी चीज़ नहीं है, ये रिस्क है, इतना रेट है, आपने कहा अच्छा ठीक है, इस पे ये इंश्योरेंस है, अच्छा ये ठीक है, डॉलर है, आपने अच्छा ठीक है, वो सब दे दिया। आज आप उसे वापस नहीं कर पा रहे। आपको चाहिए था कि भाई आप ये इतनी चीज़ इधर लो, बाकी को ये इधर लगाओ, या अभी 5 साल ठहर जाओ, 5 साल 3 साल बाद लगाना, वो हुआ ही नहीं। तो बात ये नहीं है। बात इसी तरह अब यहाँ पे आप जो चीज़ें कर रहे हो कल वो आपके गले में पड़ सकती हैं। तो हमें एक सस्टेनेबल वे में जाना है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लेड सोल्यूशन हो जाए, प्राइवेट सेक्टर रिस्क ले, प्राइवेट सेक्टर का डिसीजन हो, और आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो, और इंडिया की मिसाल आपके सामने है, आप उसको लेके चलें। आपके ख्याल में ऐसी 2 या 3 कौन सी रिफॉर्म्स हैं जो हमें फ़ौरन कर देनी चाहिए, क्योंकि अब इसके बगैर गुजारा नहीं है? कोई 2 या 3 बता दें आप। कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें? देखिए एक तो लंबी कहानी है, इसीलिए मैंने 2 या 3 कही। एक तो देखें ना, आपका डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी को जो है ना, जो ये औरंगजेब आए हैं, मुझे बड़ी उनसे उम्मीद है, क्योंकि HBL के अंदर भी कहते हैं ना, HBL एज ए टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो और डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी पे काम करे। डिजिटाइजेशन मतलब कैशलेस की तरफ जाएं, आप ये कह रहे हैं? कैशलेस की तरफ जाएं। सिर्फ ये नहीं कि जो आपका नीचे आप वो पान खाने जाते हैं, या वो जो है वो सट्टा जिसे आप भुट्टा कहते हैं, वो लेने जाते हैं, तो वो आप उसको QR कोड पे पे करते हैं, वो भी अपनी जगह है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो आपकी ये जो वैल्यू चेन है, स्पेशली एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है, फिर उसके अलावा जो आपकी हर तरह की फैक्ट्री से सामान निकलता है, वो बिकता है, चाहे वो सीमेंट हो या कोई चीज़ हो, तो वो कुछ आपकी डॉक्यूमेंट होती है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होती है। उस पूरे को आप डॉक्यूमेंट कर दें, आपका एंड टू एंड चेन जो है ना वो डॉक्यूमेंट हो जाए। बस ये काम शुरू कर दें, इस काम को कर दें। ये काम आप अगर कर देंगे ना, तो इस काम से जो एक तो एफिशिएंसीज आएंगी, इससे कारोबार भी आएगा, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी आएंगी, फिर वो इसको डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे लेंडिंग भी करेंगी, और टैक्सेशन भी आपकी बेहतर होगी। एक ये बहुत ज़रूरी काम है, ये कर दे। दूसरा काम ये है कि सूबे जो है ना, वो अपनी कलेक्शन जो है ना लैंड रिफॉर्म के ऊपर, उस पे काम शुरू कर दे, और उस लैंड रिफॉर्म से जो उधर से पैसे आएंगे उसको अपने सूबों की जो म्यूनसिपैलिटी हैं और इन सब चीज़ों पे वो लगाना शुरू कर दें। ठीक है जी, ये आप एक डिसेंट्रलाइज लेवल पे ये काम शुरू कर दें। एक आप डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो है ना, आप फेडरल लेवल पे ये शुरू कर दें। और तीसरा जो है ना, जो एनर्जी का है, उसके मसले को हल करें। आप एनर्जी के मसले को हल करें, आप एनर्जी की कीमत को कम करने के लिए जो स्टेप्स हमने बोले ये कर दें बस। अभी आपने वो जो डिजिटाइजेशन वाली बात की, वो बड़ी अच्छी बात की, मगर मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम पाकिस्तान में यहाँ पे 8 बजे दुकानें तो बंद नहीं करवा सके। इवन के केयर टेकर सेटअप में आपको पता है कि ये मामला हम फौजी देख रही थी, तो उनके कहने के बावजूद हमारे बिजनेसमैन ने कहा कि नहीं, हम 8 बजे रात दुकानें बंद नहीं करेंगे। जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल हो, तो आपको लगता है कि ये इस्लाहत यहाँ हो सकती हैं? यार अब लोगों का लाइफस्टाइल है दुकानें बंद करने का, वो एक लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करना चाहिए, उसका फ़ायदा है। बट चलें, वो तो लाइफस्टाइल है। इवन के हमारे होलसेल रिटेलर्स टैक्स नेट में नहीं आते सर,
नहीं तो वो इनको तो सबने कोशिश कर ली टैक्स नेट में लाने के लिए, कोई भी नहीं ला सका। नहीं, ये तो आप ये चैलेंज डिजिटाइजेशन होगी तो ये भी हो जाएगा ना सर। नहीं, यही तो बात है ना, इसलिए तो ये टैक्स नेट में लाएं, चाहे टैक्स थोड़ा करें, इनका करें, बट ये करना बड़ा जरूरी है। कौन करेगा सर? मुशर्रफ नहीं कर सका, इमरान खान की हुकूमत आई वो नहीं कर सके, डार साहब नहीं कर सके, फिर मिफ्ता आए वो नहीं कर सके। 20 साल से तो सब कह रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे, कोई भी नहीं कर सका। अब 20 साल के बाद हमें और आप भी कह रहे हैं, और अब मुल्क के अंदर बर्दाश्त भी नहीं है, डिजिटल सॉल्यूशंस भी आ चुके हुए हैं, और करना भी बहुत आसान हो गया। आपका रास्त भी लॉन्च हो चुका हुआ है, ठीक है, ये आपके बैंकिंग सिस्टम भी बहुत बेहतर हो चुके हैं, और मोबाइल फ़ोन की एक्सेस भी सबके पास है। सो बहुत सारी चीज़ें 20 साल में हो गई हैं, तो कभी ना कभी तो करना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। इट इज़ अ टाइम, आपको ये काम करना पड़ेगा। और इस पे बताइए कि आपको स्टेक होल्डर्स को लेके आना पड़ेगा इस पे, और उनको वैल्यू देखिए। प्रपोजिशन ये है, एक जो लीडर जो है उसकी डायनेमिक्स ये है, उसकी इनोवेशन ये है कि वो अगलों को वैल्यू ऐड करके दे। आप उसको जो ट्रेडर टैक्स नहीं देता, आप उसको वैल्यू को ऐड करके दे कि भाई तू ये वैल्यू तेरी ऐड होगी तो टैक्स देगा थोड़ा सा, तो फिर भी बेहतर होगा। पाकिस्तान में गैस की कीमतें 1-1.5 साल में तकरीबन 400% तक बढ़ चुकी हैं। ये ज़रा समझ में नहीं आती कि जो कीमतें बढ़ी हैं, हम पे तो कर रहे हैं, ठीक है, मगर गैस तो हमें फिर भी नहीं मिल रही। मुझे याद है कि जब से मैं पैदा हुआ मैंने बिजली की लोड शेडिंग का तो सुना था, अभी ये 5-7 साल से गैस की लोड शेडिंग मैंने पहली बार सुनी है, बल्कि बहुत से लोगों ने पहली बार सुनी है। हम इतने ज़्यादा बिल भी दे रहे हैं, गैस मिल क्यों नहीं रही हमें? आपने पहली दफ़ा सुनी है ना ये। हमारे लाहौर में तो ये पिछले को 12-15 साल से गैस नहीं आ रही। अच्छा। हाँ, बहुत सारे इलाकों में गैस नहीं आ रही। लोगों ने घरों में गैस के हीटर के कनेक्शन बंद परमानेंट कर दिए हुए हैं, ठीक है। गैस के हीटर जो है वो पुराने फेंक दिए हुए हैं, अब नए आ ही नहीं रहे, वो सब कर दिए, सब इलेक्ट्रिक पे चले गए हुए हैं। गीज़र भी कुछ घंटे चलता है, कुछ नहीं चलता, कुछ इलाकों में आता है नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे तो फिर आ रही होती थी, वहाँ पे आ ही नहीं रही। ये एक अलग बात है क्योंकि गैस क्यों नहीं आ रही, और वो इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो नेचुरल गैस है लोकल वो गिर रही है, ठीक है, क्योंकि हमारी नई प्रोडक्शन आ नहीं रही उस तरह से, और पुरानी जो प्रोडक्शन है जैसे सुई सब स्पेशली वो अपनी ख़त्म होती जा रही है और इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी। उसको देखते हुए दूसरी तरफ से हमने 2015-16 से हम RLNG लेके आ रहे हैं जो ऊपर जा रही है, जो मिक्स होके हमारे उसमें आ रही है, ठीक है जी। तो अब हम जो गैस यहाँ पे देते हैं वो ज़्यादातर हम वो देते हैं जो लोकल आती है। बीच में सर्दियों में RLNG मिक्स करके भी देते हैं, बट उस पर बहुत सख्त सब्सिडी होती थी, तो वो हम देते कम थे। मगर अब तो सब्सिडी नहीं है ना RLNG पे, अब तो अब ये जाके चेंज हुआ है ना पिछले एक साल में। आप कह रहे हैं आ क्यों नहीं रही? तो और दूसरा ये है कि अब उन्होंने अपने प्राइस को रैशनलाइज कर दिया है, तो उस प्राइस को रैशनलाइज करने के बाद अगर किसी पास गैस आ रही है तो वो गैस का बिल इतना देगा कि वो बहुत सारी चीज़ें उसको उस इलेक्ट्रिक पे ले जाएगा। अब मुझे लेकिन आप ये बताएं कि गैस की कीमतें आपने कहा 400% बढ़ गई हैं, आप मुझे बताएं आपको अपना गैस का बिल चुभता है? सर पहले नहीं चुभता था, अब तो चुभ रहा है। बिजली से ज़्यादा चुभता है? नहीं, बिजली से ज़्यादा। बिजली की कीमत तो 400% नहीं बढ़ी, बिजली की कीमत 100% बढ़ी है, लेकिन चीखें निकाल दी है उसने। देखिए गरीब बंदे का बिजली का बिल का प्रॉब्लम है, गैस का किसी का प्रॉब्लम। गैस ओवररेटेड डोमेस्टिक इशू है। गैस का बिल, गैस की जो है ना कीमत होनी चाहिए ठीक, ताकि गैस को रैशनलाइज किया जाए, उसका कम सर ये कह लेते हैं कि इस कीमत पे मिल तो जाए, मिल भी नहीं रही ना, बात ये है। गैस अब इंपोर्ट हो रहे हैं ना, वो गैस अब पाइपलाइन को, आप इंपोर्ट गैस को पाइपलाइन में दे रहे हो, और वो आप उससे रिकवरी भी नहीं कर सकते। फिर पाइपलाइन में जाके वो जो आपका चूल्हा है वो इनएफिशिएंट है, जो आपका गीज़र है वो इनएफिशिएंट है, उससे बेहतर नहीं उसको पावर प्लांट में दे दे, वो पावर प्लांट 60% पे चलाएगा, आपका चूल्हा जो है 20% पे चलाएगा, गीज़र 15% पे चलाएगा, और आप उस पावर प्लांट को 60% पे दे दें, ठीक है जी। और वो पावर प्लांट आपको बिजली दे, वो बिजली का जो गीज़र है वो आपका 50% पे चलाएगा, 60-50-30%, और ये 15% पे चला रहा है, फिर इसके लॉसेस भी उधर आ रहे हैं, तो बेहतर नहीं है आप उधर दें, मैथ्स बनता है। तो इसलिए उसको बिजली पे ले जाए, और यही मुल्क की पॉलिसी होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए भी कम, क्योंकि आपको उस गैस पे आपका चूल्हा अगर जलता है अच्छी बात है, आपका गीज़र चलता है अच्छी बात है, बट उसकी कीमत इतनी हो जाएगी कि आपको वो उस जगह पे एफिशिएंसी लानी है, नहीं मिल रही तो आप उसको LPG पे लाएं, LPG तो मिल रही है, ठीक है जी। चले आपने चूल्हे को LPG पे ला दे, चूल्हा तो बेहतर है LPG पे लगा दे, गीज़र जो है वो आप उसको बिजली पे ले जाए, और हीटर भी बिजली पे ले जाए, दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। मतलब ये कि लोड शेडिंग गैस की रहेगी, अब हम आदी हो जाएं या फिर बिजली की तरफ स्विच हो जाएं? बेसिकली बिजली की तरफ स्विच हो जाए। गैस की अगर लोड शेडिंग रहेगी तो वहाँ पे आप सिलेंडर लगा ले। दुनिया में ज़्यादातर जगहों पे
जो है सिलेंडर की गैस होती है। हाँ, अब आपकी इतनी पाइपलाइन लगी हुई है जो कराची के अंदर, वो पाइपलाइन कब से लगी हुई है, कितने साल पुरानी है, उस पाइपलाइन में कितनी कितनी लीकेजेस हैं, उस पूरे पाइपलाइन का नेटवर्क आप चेंज करो कि उसकी कॉस्ट रिकवर कर सकते हो, तो बेहतर नहीं कि सिलेंडर से चला लो। हमारे जो नए वज़ीर ख़जाना हैं जनाब औरंगज़ेब साहब, आपके ख्याल में इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि नून लीग ने जो है वो इसहाक डार को छोड़कर, और भी काफ़ी काबिल लोग हैं नून लीग में, उन सबको छोड़कर औरंगज़ेब साहब को ही मतलब वज़ीर ख़जाना बनाया है? उनमें ऐसी क्या ख़ास बात है, और क्या उनमें ये मतलब इतने काबिल हैं कि वो हमारे माशी मसाइल को हल कर लेंगे? देखिए, औरंगज़ेब के पहली बात है कि उसके 2 बॉक्सेस टिक होते हैं। आज से 4 महीने पहले फैसलाबाद के अंदर वो चैनवन का एक इवेंट हो रहा था, मैं इनको मिला, मैंने वहाँ पे उनसे साइट पे गया, मैंने उन्हें बात की, देखिए औरंगज़ेब साहब, आप जो है ना हाउस ऑफ शरीफ की जो ट्रस्ट में आते हैं, क्योंकि आपका थर्ड जो जनरेशन फैमिली ताल्लुक़ है उनके साथ, तो आप वो एक पॉलिटिकल उस बैकग्राउंड से है, चूँकि आप पॉलिटिकल खुद नहीं हैं, आप एक टेक्नोक्रेट है और एक बड़े कामयाब टेक्नोक्रेट है, तो आपको जो है ना अगली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहिए। हंस पड़े वो, और मुझे पता था, तो आगे पीछे बात भी चल रही है, तो मैंने उनसे कहा, उन्हें भी पता था बात चल रही है, तो आज 4 महीने बाद वो बन गए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि एक तो ये है कि हाउस ऑफ शरीफ जो है, आपको पता है, वो अपने ट्रस्ट से बाहर नहीं रखता, वो कोई टेक्नोक्रेट भी लाता है तो वो पार्टी के अंदर का टेक्नोक्रेट सर सबसे ज़्यादा ट्रस्टी तो इसहाक डार साहब से ज़्यादा कौन इसहाक डार साहब जो है ना फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं, फ्रोजन, फॉसिलाइज समझते हैं ना, फ्रोजन समझते हैं ना, ओल्ड माइंडसेट। वो तो एक सर्टेन जगह पे जाके उनकी एक थिंकिंग फ्रीज हो चुकी है, ठीक है, वो उससे आगे नहीं आ पा रहे। 2013, 2016 के अंदर वो बैठे हुए हैं, 2024 के अंदर वो नहीं है, दुनिया बदल चुकी है। उन मतलब इसहाक डार के बड़े फायदे थे, और इसहाक डार पे जो इतना क्रिटिसिज्म पिछले 1 साल में हुआ, वो मेरे ख्याल में अनड्यू था। इसहाक डार पे 2016 की जो कहानी बनाते हैं, उस कहानी पे मैंने बहुत क्रिटिसिज्म किया हुआ है। बिजनेस रिकॉर्डर के आर्टिकल पुराने उठा के देख ले, हम उन पे बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस अभी भी ऐसी थी, उसमें भी ऐसी थी, बस हालात बदल गए हैं। तो वो, और दूसरा उनकी उम्र हो गई है, भाई रिटायरमेंट तो दे दो भाई, 75, 72, 74 साल के हो गए हैं, मतलब वो एक ज़माने में फंसे हुए हैं। लेट द न्यू गाय कम, और ही इज़ अ यंग गाय, 59 year of age, in a cabinet where many people are above 70, 59 is a young guy, एनर्जेटिक है। 34 साल की उम्र में वो बंदा ABN AMRO पाकिस्तान का कंट्री हेड था उस वक्त, 98, 99 से लेके आज तक, ठीक है जी, पिछले 25 साल से उसने पाकिस्तान और बाहर में बहुत सीनियर पोजीशन पे बैंकिंग की है। वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह चलाना है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, 6 साल से एजवेल में रहते, वो जानता है, प्लस पॉलिटिकली कनेक्टेड है। लेट हिम ट्राई टू डू थिंग्स। सही, और सबसे बड़ी बात, हमारे बड़ों का भरोसा भी है। देखिए वही बात है ना, उनको बड़ों का भरोसा इसलिए कि इज अ गुड टेक्नोक्रेट, ठीक है ना, बड़ा चाहते थे कोई अच्छा टेक्नोक्रेट है, ये टेक मार्क हो गया। हाँ, ये कहते थे कि हमारे अंदर का बंदा है, ये भी टेक मार्क हो गया, इसलिए तो 4 महीने पहले कहा था कि आप आ सकते हैं। अभी ये फैसला भी हुआ है कि हमारे नए करेंसी नोट जारी किए जाएं। खबर आ रही है कि शायद प्लास्टिक के नोटों की कोई प्रपोजल है, तो आपको लगता है कि इस सिचुएशन में ये फैसला सही होगा? करेंसी नोट बदलने चाहिए, दुनिया भर में बदलते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और 100 मसले होते हैं और बदलते हैं, अच्छी बात है, बदलेंगे, उससे ज़रा थोड़ा करेंसी इन सर्कुलेशन में भी फ़र्क आएगा। जो पुराने नोट लेके बैठा है उसे आके चेंज कराएगा, जब वो चेंज करा के वापस लेगा तो आप उसको ज़रा उसको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, अच्छी बात है, बदलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि बहुत सारा करप्शन का पैसा डंप हुआ हुआ है, वो कहाँ जाएगा, कैसे चेंज कराएंगे? जब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, मैं बैंक काउंटर पे जाता हूँ कि भाई मुझे ये चेंज करके दूसरा लें, नए वाले दे दें, तो आप 50 करोड़ मेरे पास लाओ, मैं आपसे वो 50 करोड़ 40 करोड़ में खरीदता हूँ, और मेरे पास मेरा एक कारोबार चल रहा है, मैं उस 40 करोड़ को बैंक में डाल देता हूँ, आपको मैं 10 करोड़ मेरी जेब में आ गया, या वो कहेगा मैं 45 लेता हूँ। नहीं, वो सारे का सारा 50 के 50 करोड़ करप्शन के हैं। हाँ, तो वो आपके हाथ में करप्शन में है ना, जब मेरे हाथ में आगे तो करप्शन नहीं तो है। आपसे भी तो ट्रेल पूछी जाएगी कि मैं ट्रेल पैदा कर दूंगा, आप नहीं कर सकते, मेरे 10 कारोबार है, ये होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यही होगा, इंडिया में यही हुआ है, कैश डिस्काउंट पे बिकेगा, बिक जाएगा, कैश बिक जाएगा। अच्छा जी, जो करप्शन क्या है वो डिस्काउंट पे बेच के
वो उसको डॉलर में चेंज कर देगा, गोल्ड में चेंज कर देगा, वो चलता रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुई थी, इंडिया की इस करेंसी इन सर्कुलेशन टू जो वो M2 जो है ना वो 2% से गिरा था, 2 साल बाद फिर बढ़ गया था। लेकिन इंडिया में एक फ़ायदा बहुत हुआ था कि वो जो आप जाके नीचे पान खाओगे ना, या वो जाके नीचे उससे मकई के दाने लोगे, उसको QR कोड पे करोगे। इंडिया में वो काम हो गया उसके बाद। तो पाकिस्तान में ये बेनिफिट उससे आप ले सकते हो, बट डीमोनेटाइजेशन से आप करप्शन रोक दोगे या ब्लैक मार्केट ख़त्म कर दोगे, आई डोंट थिंक सो ये हो पाएगा। अच्छा सर, पाकिस्तान में तेज़ी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पहले तो लोग कहते थे कि हम मुल्क से चले जाएंगे, अब तो कहते हैं कि हम वापस भी नहीं आएंगे। तो सर अच्छे लोग सब मुल्क से चले जाएंगे तो फिर मुल्क कौन चलाएगा? अच्छा, वैसे पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन को बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर ब्यूरो ऑफ जो इमिग्रेशन के मुताबिक पिछले साल जो है तकरीबन 8 लाख कुछ लोग गए थे, 8.5 लाख के करीब गए थे। आपके जब 2000 मेरा ख्याल है 15, 16 से 18, 19 तक कुछ साल थे कोविड से पहले, जब आपके मिलियन प्लस लोग बाहर जा रहे थे। तो वो कोई ऐसा ब्रेन ड्रेन, कोई ऐसा ख़तरनाक किस्म का ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ यहाँ पे। मगर बट ये बात है कि आपकी जो कुछ कॉर्पोरेट सर्कल है ना, उसके अंदर अच्छे लोग आपके गायब हो गए हैं। जो आपके बैंकिंग के अंदर, आपके FMCGs के अंदर, आपकी और जगहों पे जो लोग हैं ना, वहाँ से अच्छे लोग आपको, अच्छा CFO नहीं मिलता, अच्छा आपको सेल्स का, मार्केटिंग का बंदा नहीं मिलता। ठीक है जी, ये तरह के लोग आपके जो है ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। इस तरह की चीज़ों की लोगों की शॉर्टेज हो गई है, और लोग जो है वो कम तनख्वाहों पे भी निकल गए हैं बाहर, क्यों वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं। बट लोगों की ख्वाहिश जाने की बहुत ज़्यादा है, लोग उतने जा नहीं रहे जितनी बात हो रही है। मसलन बांग्लादेश में पिछले साल आपसे ज़्यादा लोग गए हैं, 1.3 मिलियन गए हैं, पाकिस्तान में से 8.5 लाख गए सर हैं। पाकिस्तानियों को मौके नहीं मिल रहे ना, हर बंदा जाना चाह रहा है मगर तो उसे ब्रेन मौका नहीं ड्रेन मिल रहा। होना चाह रहा है, हो नहीं रहा, मौका नहीं मिल रहा। लोगों की डेस्परेट है, लोग जाना चाह रहे हैं। किस तरह जा, जैसे अफगानिस्तान में आपने देखा था जब वो पहला जहाज आया था तो लोग उसके साथ लटक के चले गए थे, गिर गए थे। तो वो तो डेस्परेशन की तो कोई भी लिमिट हो सकती है ना, लोग जाना चाह रहे हैं, बट उस तरह से अब नहीं है। बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, बाहर जाके वापस आना भी बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। इट्स अबाउट कि आपके मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, कि यहाँ पे लोग निकलते रहने चाहिए। अब इंडिया में बहुत सारे लोग वापस भी आते हैं, पाकिस्तान में वो लोग शायद वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें चाहिए ये कि हमें उनकी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बेहतर होनी चाहिए। और अभी यहाँ पे अब अच्छा, यहाँ पे जो सर्विसेज IT और उस तरह का ब्रेन ड्रेन इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वो बैठे यहाँ से बाहर काम कर रहे हैं। मसलन एक अच्छी कंपनी का CFO कितने पैसे कमा लेता होगा, पैकेज 2 मिलियन का पैकेज होगा, 2.5 मिलियन का पैकेज होगा, एक अच्छी मुनासिब कंपनी का CEO, ठीक है जी। और उतने ही तकरीबन पैसे आपके वो 3-4-5 साल का अच्छा कोई IT का स्किल सेट का बंदा यहाँ बैठ के कमा रहा है, और IT वाला टैक्स भी कम दे रहा है, और ये तो अपनी पेइंग टैक्स फ्रॉम हिज नोज। तो CFO को तो जिधर मौका मिलेगा वो भागेगा मुल्क से बाहर। IT वाला कहेगा यार कि मतलब अगर मुझे पाकिस्तान पसंद है ना तो मैं अपने काम को बढ़ा दूँ, इधर ही बैठ के करता रहूँ। तो बहुत सारे लोगों को अब काम पाकिस्तान में बैठ के भी पाकिस्तान से बाहर करना पड़ेगा, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ IT के अलावा भी हैं जो यहाँ पे करेंगे, और लोग वो करनी चाहिए। सो मेरे ख्याल में बाहर जाने के लोगों से कोई इतना घबराना नहीं चाहिए, वो अच्छी बुरी बात नहीं है। बैठ के जाके रेमिटेंसेस भी भेजते हैं लोगों को, बहुत डाइस डिजीज़ होती है, एक और बात है। और वो जब वापस आते हैं तो वो एक नया एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और वो इस यहाँ पे लोगों को, दूसरों को ट्रेन करते हैं, वो दूसरों में वो चीज़ फैलाते हैं, या वो जाते हैं 4 लोगों को वो और भी बुला लेते हैं। वो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। दुनिया भर से हमारे जैसे मुल्कों से लोग जाते हैं, उन्हें जाना चाहिए अपॉर्चुनिटी के लिए। मसला है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो कम होती जा रही हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए, ये हमें देखना चाहिए। खिजर भाई, मगर ये भी तो अलार्मिंग है ना कि देखें, अगर आपने CFO की बात की, इसी तरह डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अगर अच्छे लोग चले जाएंगे तो फिर हमारे मुल्क में तो अच्छे लोग बचेंगे नहीं। यार मैंने इंजीनियरिंग की है, क्या मेरी पहली डिग्री इंजीनियरिंग की है। हमारा इंजीनियरिंग हमने 2000 में हमने ग्रेजुएट किया था। आज मैं देखता हूँ तो मेरी क्लास में से जिन्होंने इंजीनियरिंग प्रोफेशन को परसू किया, जो मैंने नहीं किया, उसका मेरा ख्याल है 90% 80 to 90% इल्म उसके मुल्क के बाहर है, और जो इधर है वो इंतहाई करप्ट है। वो कहीं सिविल इंजीनियर है ना, वो करप्शन हुई है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी इंजीनियर और डॉक्टर मेरे स्कूल के साथ के लड़के
जिन्होंने हम लोगों ने मैट्रिक किया था 1992 में, हमारे मेजॉरिटी लोग आज बाहर है मुल्क से। बट यही चीज़ इंडिया में भी बहुत सारी है, यही चीज़ और मुल्कों में भी है, और ये आज के बाहर नहीं है, बहुत सारे जो है वो पिछले 15, 20, 25 साल से बाहर है, 15 साल 20 साल पहले चले गए। ये आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये पहले भी ऐसे ही थी। लम्स के ग्रेजुएट जो है वो ज़्यादातर, अब हालात तो अभी 2 साल पहले ख़राब हुए हैं, वो पाकिस्तान में कुछ 4-5 साल करते हैं, बाहर चले जाते हैं। कितने मैं लम्स के मेरे साथ के बीएससी के जो लड़के थे, लड़कियां थे, वो बाहर होते हैं। मैं यहाँ पे आपकी बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। देखें, एक अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाना वो एक अलग चीज़ है, मगर एक कंट्री के हालात ऐसे हो गए हैं कि हर बंदा यहाँ पर खुश नहीं है, वो इसलिए जाना चाहता है। तो हाँ, क्या ये अलार्मिंग नहीं है? मतलब वो जो आप कह रहे हैं, ये अलार्मिंग है, मायूसी। मैं नहीं जाना चाहता, यहाँ पे लोग मायूस हो गए हैं। यहाँ पे लोगों में नजर नहीं आ रहा, जो यहाँ पे है वो एक डिफीटिस्ट है कि यहाँ इस मुल्क में कुछ नहीं बनना, मैं बाहर चला जाता तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास स्किल सेट नहीं है, मैं बाहर भी नहीं जा सकता। मैं इसी की बात वो जो मायूसी है ना, वो बहुत मायूसी कुफर है, और मायूसी बहुत ख़राब है। इस मायूसी को दूर करना है। इस मायूसी को दूर करने के लिए आपको ना सिर्फ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बात करना है, आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी बात ठीक करना है, क्योंकि अभी लोगों ने एक वोट डाला, एक मुल्क का एक पूरा प्रोसेस चल रहा था, उन्होंने उसको देखा, ये चीज़ हमें ऐसे नहीं समझ आ रही, हमें इस तरह वोट डालना है, डाला, हमने सारा एक चाल डाल के आगे। उसके बाद आप कहते हैं कि 154 सीटें उन्हें मिल रही है रात 11 बजे तक, अगले दिन उनकी सीटें 90 रह जाती हैं। तो ये मायूसी और लोगों की बढ़ गई है, अब और लोग डेस्परेट हो गए हैं। इस मायूसी को दूर करना है, या आपको लोगों के अंदर होप ला के देनी है, लोगों के अंदर उम्मीद लानी है, लोगों में मोटिवेशन लानी है कि वो ऑनलाइन जाए, कोई नया स्किल सेट सीखे, कोई नया कारोबार करने की कोशिश करें, कुछ और अच्छा करना शुरू करें। ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा, हमारे यहाँ औरतों को काम करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें अभी भी मुल्क में, लड़कियाँ, बहुत टैलेंटेड लड़कियां हैं हमारे यहाँ जो हाउसवाइफ हैं। बहुत सारी ख्वातीन बहुत टैलेंटेड है, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत पोटेंशियल है, वो काम नहीं करती, और उनका एक कल्चरल इशू भी है काम ना करने का, और जो पढ़ी लिखी हैं उनका भी कल्चरल इशू है, और अब वो मिडिल क्लास में गुजारा नहीं है। और अब वो जो है ना, ख्वातीन जो घर से बैठ के मुल्क के बाहर वाला काम करना ना, वो बड़ा अच्छा कर सकती हैं, और मैंने कुछ ख्वातीन को देखा है कि वो कर भी नहीं है। अच्छा सर, लास्ट में मुझे ये बताएं, अभी आपने कहा कि मायूसी बहुत ज़्यादा है, आप तो मायूस नहीं हैं, आप तो माशाल्लाह काबिल भी हैं, कहीं भी बाहर सेट हो सकते हैं, आप तो बाहर नहीं जाना चाहते, फिलहाल आपका तो कोई इरादा नहीं है? यार अब तो मतलब हम इस उम्र में इधर कहाँ जाएंगे। पिछले 20 साल से मैं मतलब इसी इकॉनमी पर काम कर रहा हूँ, पिछले 14-15 साल से बिल्कुल इसी के अंदर हूँ। तो बाहर जाके मैंने अगर जाना होता तो मैं आज से 25 साल पहले चला जाता ही ना जाता। 1-2 सवाल थे कि गया नहीं गया, बट आज मुझे नहीं समझ आती इस मुल्क को छोड़ के जाने की। मतलब अगर इस मुल्क को छोड़ के भी जाऊंगा तो मैं यही काम कर रहा हूँ। चलें, इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप बिल्कुल मायूस नहीं हैं, अभी भी पूरी उम्मीद है? या मैं तो बहुत होपफुल आदमी हूँ। मैं ज़िंदगी में मेरे अंदर बहुत होप है और बहुत आगे बढ़ने की और चीज़ें करने की कोशिश है, और कुछ अच्छा पाकिस्तान के लिए होपफुल है? या देखो, मैं सबसे पहले अपने लिए होपफुल हूँ, फिर अपने बेबी बच्चों के लिए होपफुल हूँ, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के लिए होपफुल हूँ, और अपने मुल्क के लिए होपफुल हूँ, उसके बाद इस दुनिया के लिए होपफुल हूँ। तो मैं पाकिस्तान के लिए होपफुल हूँ। ऑफ कोर्स इस मुल्क में रहता हूँ, ये मुल्क मेरा, तो मैं इसके लिए होपफुल हूँ। और मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर जो है ना, चीज़ें कुछ आपको 2 साल में बेहतर नज़र आएंगी। मुझे लगता है कि आपकी इकॉनमी के अंदर एक वी आर अबाउट द कॉर्नर कि हमारे यहाँ तो कोई टर्न अराउंड आएगा, और अगले 1-2 साल के अंदर इकॉनमी जो है ना वापस चलना शुरू होगी, और सस्टेनेबल पाथ पे उम्मीद है कि मेरे वो चलना शुरू हो जाएगी। और जो हमारी पॉलिटिकल मायूसी भी है, मुझे लगता है कि वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जिस तरह की आप पॉलिटिकल चॉइस आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। बस थोड़ा सा और इंतज़ार है। चलें खिज़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू।